चलिए, आर्ट एंड कल्चर बेसिकली जो टॉपिक है कला एवं संस्कृति, ये टॉपिक है आपका। और इसके अप्रोक्स लगभग 10 से 12 सेशन है हमारे, और 10 से 12 सेशन में प्रयास करूंगा इसको खत्म करने का प्रॉपर। हम लोग जो आर्ट एंड कल्चर है उसको बेसिकली कुछ पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। वो पोर्शन समझ लीजिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस बात को समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा। तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, आर्ट एंड कल्चर की जब बात होती है तो जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में भी एक इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया था, उस इंट्रोडक्शन में आपको बताया था मैंने कि आर्ट एंड कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बन गया आज के समय में, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बट इसके अंदर भी कुछ सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर से क्वेश्चन पर्टिकुलरली बार बार रिपीटेडली आते हैं, और कुछ सेक्शन से बिल्कुल भी क्वेश्चंस ना के बराबर हैं, है ना। तो ऐसे सेक्शंस के ऊपर अगर थोड़ा सा हम लोग नजर डालें तो इन सेक्शंस के ऊपर अगर बात करें तो जैसे आर्ट एंड कल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आता है, और उस टॉपिक का नाम है वास्तुकला, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर। ठीक, आर्किटेक्चर एक वो टॉपिक है, वास्तुकला जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर, वास्तुकला या स्थापत्य कला। वास्तुकला या स्थापत्य कला का मतलब यह सेंस होता है कि जिस तरीके के भी मॉन्यूमेंट्स भारत के अंदर प्राचीन सभ्यता से लेकर आज के मॉडर्न इतिहास तक बने, उन सारे आर्किटेक्चर्स को एक क्लास के अंदर समाहित किया गया है। तो ये पूरे के पूरे आर्किटेक्चर हम लोग एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें आईबीसी से लेके हम लोग मॉडर्न इरा तक, ठीक है, मॉडर्न इरा तक प्रॉपर तरीके से जो भी अंग्रेज भारत के अंदर मॉन्यूमेंट्स बना के गए वहां तक के मॉन्यूमेंट्स स्थापत्य कला के तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तो आर्किटेक्चर होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर का आपका पार्ट है। दूसरा इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो आती है फिर मूर्ति कला, जिसको हम लोग स्कल्पचर्स कहते हैं, ठीक है। स्कल्पचर्स का मतलब मूर्ति कला की बात होगी। मूर्ति कला का मतलब बहुत सारी मूर्तियां बनी समय समय पर, और मूर्तियों का एक अलग ही पूरी दुनिया में भारत का अस्तित्व माना जाता है। शायद इतनी ज्यादा मूर्ति कला अगर हम लोग बात करें तो हमें फिर इजिप्ट वगैरह के इलाकों में भी नहीं मिली जितनी ज्यादा मूर्तियां, और हम लोग बात करें तो प्रेजेंट टाइम तक भारत के अंदर मिल चुकी। और मूर्तियों को लेकर विवाद आज के समय में भी चलता है, जो मंदिर मस्जिद सब सुनते रहते हो आप लोग समय समय पर, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है उस वजह से। तो मूर्ति कला या स्कल्पचर्स की बात करें हम लोग तो एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी आप इसके अंदर चर्चा करते हैं, ठीक है। थर्ड बात करें अगर हम लोग, तीसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली पेंटिंग्स या चित्रकला, ठीक है। पेंटिंग्स या चित्रकला, चित्रकला की बात प्राचीन इतिहास से ही चली आई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ लोगों ने पेंटिंग्स करी, वहां से पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसी थी। मेन अगर कॉज माना जाता है किसी भी सभ्यता को खोजने का, उसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने का, तो वो किसको माना जाता है, चित्रकला को माना जाता है, पेंटिंग्स को माना जाता है। तो पेंटिंग्स तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स, ये तीन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके। बाकी अदर टॉपिक्स भी इसके अंदर, डांस फॉर्म्स आती हैं, म्यूजिक्स आते हैं, और भी तरीके के कुछ टॉपिक्स आते हैं, जातियां, ट्राइब्स वगैरह जो भी आती हैं, वो भी इसके मिसलिनियस टॉपिक्स हैं। बट ये तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे मेजर ऑफ द क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो सबसे ज्यादा इसी में से बनते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं, और इसी को आपको बहुत ध्यान से और डिटेल में स्टडी करनी है। बाकी डांस फॉर्म, म्यूजिक फॉर्म, कभी कभी कोई ऐसा टॉपिक होगा एक क्लास में 3 टॉपिक भी निपट जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे वास्तुकला, पहला टॉपिक जो हम लोग उठाएंगे यहाँ पे आर्किटेक्चर, वास्तुकला, इसी को लेके खुद अभ्युदय के जो सिलेबस के अंदर है वो 3 क्लासेस दिए गए हैं। बट 3 क्लास का तो अप्रोक्स नहीं है, लगभग 5-6 क्लासेस के अंदर लग जाते हैं। बट हम प्रयास करेंगे ये 3 क्लास जिसको निपटाने की कोशिश करें। बस ये है कि समय थोड़ा सा ज्यादा, 1.5 घंटे के अलावा हम थोड़ा प्लस करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आर्किटेक्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें शुरुआत करनी है। उससे पहले आर्ट एंड कल्चर के ऊपर अगर हम लोग चले तो आर्ट एंड कल्चर बेसिकली, जिसको आप भारत के सभ्यता के तौर पर अगर हम देखें तो प्राचीन सभ्यता से लेकर आज के प्रेजेंट सभ्यता तक या फिर आज के इरा तक अगर हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर से कुछ भी चीज अछूती नहीं रही, है ना। हर किसी चीज के ऊपर प्रभाव कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर का हमें देखने को मिला। तो ये कला एवं संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो कला एवं संस्कृति की बात हमें सबसे पहले कहां पे करनी है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर करनी है। जैसा कि हमने आर्किटेक्चर को डिफाइन किया गया, तो आर्किटेक्चर का शुरुआत कहां से होता है, वो होता है सिंधु घाटी सभ्यता से। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता से होता है, क्योंकि सबसे पहली नॉन सभ्यता अगर हमने जानी कि हमारे इस पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कोई थी तो वो कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा क्या कोई सभ्यताएं ऐसी नहीं रही, या इसके बाद की कोई सभ्यता ऐसी है या नहीं है जिसमें हम लोग आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे। हाँ, इससे पहले की कुछ सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट की सभ्यताएं कुछ हो
भी हैं ऐसे, बट वो आउट ऑफ द इंडिया का बॉक्स है, हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी। हमें तो आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया पढ़ना है ना। तो जब इंडिया की बात करेंगे तो सबसे पहले सभ्यता कौन सी दिखती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आप इससे भी पहले अगर चले जाए तो आपने प्री हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरिक एरा, है ना, प्राक ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक काल सुना। इंडिया के अंदर भी इसके बहुत सारे एलिमेंट्स देखे होंगे, बट उस समय में हमें कोई ऐसा आर्किटेक्चर नहीं दिखा कि बड़ा कोई आर्किटेक्चर दिखाओ कि उस आर्किटेक्चर के बारे में हम चर्चा करें, कोई आर्ट फॉर्म रही हो उसकी, नहीं, ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दिया। तो हम इसलिए शुरुआत कहां से करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी शुरुआत करते हैं। इसलिए सबसे पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हम लोग जाते हैं तो मॉडर्न सभ्यता या मॉडर्न एज के ऊपर जाते हैं। हाँ, मॉडर्न एज के ऊपर जाते हैं। मॉडर्न सभ्यता की बात होती है। मॉडर्न एज की बात, उससे पहले क्या कोई सभ्यताएं नहीं रही? कोई बीच में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं रहे? बिल्कुल रहे। वैदिक सभ्यता भी सुनी होगी आपने, महाजनपदास के बारे में भी सुना होगा। ये सब मिट के है ना, मतलब सिंधु घाटी के बाद में अगर कोई आया तो कौन आए थे? वैदिक सभ्यता आई थी। वैदिक के बाद में महाजनपदास आए थे, उनसे ही तो फिर बाद में मॉडर्न्स निकले थे। तो हमने बात करी अगर बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में डायरेक्ट मॉडर्न की अगर बात कर रहे हैं तो महाजनपद काल और वैदिक सभ्यता में कोई ऐसे बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं मिले, हमें आर्किटेक्चर नहीं मिले जिनकी बात हम करें यहाँ पे, या उसको करना बिल्कुल लॉजिकल होगा। तब हम सीधा कहाँ चले जाते हैं? मॉडर्न एम्पायर्स के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, जब हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, कला एवं संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो आर्किटेक्चर, ये वास्तुकला शब्द है, वास्तुकला शब्द में हम लोग जो एंशिएंट में पढ़ने वाले हैं, प्राचीन भारत में पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर पहला टॉपिक हमारा आईबीसी होता है। और आईबीसी के बाद में हम लोग मॉडर्न एम्पायर के ऊपर जाते हैं। मॉडर्न के बाद में हम आते हैं पोस्ट मॉडर्न के ऊपर। उत्तरकालीन मौर्य काल था, बात की थी हम लोग ने इसके बारे में भी। और पोस्ट मॉडर्न के बाद में फिर हम लोग गुप्ता एज के ऊपर जाते हैं, और गुप्ता के बाद में हम लोग चले जाते हैं साउथ की डायनेस्टी। साउथ डायनेस्टी, चोला, चेरा, पांड्या, बस इतना प्राचीन भारत में हमारा सिलेबस है जो एंशिएंट का पार्ट बनता है। ठीक है, तो ये एंशिएंट के अंदर अगर हम बात करें तो यहां तक होता है। मेडिवल के अंदर थोड़ा सा चले आए तो मेडिवल के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं, एक हमारी दिल्ली सल्तनत और एक हमारा मुगल। ठीक है, दिल्ली और मुगल, इन्हीं में हम लोग मिला जुला के पढ़ लेंगे विजयनगर और बहमनी को। ठीक है, क्योंकि लगभग इन्हीं से मिलना, थोड़ा बहुत इन्हीं का समय काल है, तो इसी में विजयनगर और बहमनी को पढ़ लेंगे। तो मेडिवल में दिल्ली और मुगल्स की वास्तुकला बेसिकली इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा बहुत इनके बारे में भी जिक्र वहां पे हो जाएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न में फिर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, एक तरीके से अगर हम देखें पूरे इतिहास के अंदर मॉडर्न हमें सबसे आसान लगती है ना। अगर हम देखें प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न, तो तीनों में सबसे आसान हमें मॉडर्न लगती है। लेकिन इन तीनों में सबसे टफ आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न की, सबसे टफेस्ट। ठीक है, तो यहाँ प्राचीन समझ अच्छे से आएगी, मध्यकालीन अच्छे समझ आएगी। यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन स्ट्रक्चर भारत के अंदर बनना शुरू हो गए थे, रोमन स्ट्रक्चर भारत के अंदर बनना शुरू हो गए। तो इंडिया के अंदर जब यूरोपियन और रोमन टाइप के स्ट्रक्चर्स भारत में बनने शुरू हुए, वो स्ट्रक्चर हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो फिलहाल उसको भी डिस्कशन करेंगे। भारत के अंदर बहुत सारे, जैसे आप पॉलिटिकल बिल्डिंग्स देखते हो, सचिवालय या संसद वगैरह जो सब बनी, सारे के सारे आर्किटेक्चर अंग्रेजों ने जो बनवाए, वो सब इसी का पार्ट है, यूरोपियन आर्किटेक्चर का, रोमन आर्किटेक्चर का। और उनका भारतीय संस्कृति पे कैसे प्रभाव पड़ा, उन्होंने भारत की संस्कृति को मिला जुला के यूरोपियन संस्कृति बना दिया, इंडो यूरोपियन बन गया, इंडो रोमन संस्कृति बन गई। तो उस संस्कृति की भी बात यहाँ पे की जाती है। तो बेसिकली हमको ऐसे करके पढ़ना है। तो ये प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न, इस तरीके से हम इसका डिवीजन करेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, हम वास्तुकला और मूर्तिकला की बात कर रहे हैं। सुनने में वास्तुकला और मूर्तिकला दोनों की बात अगर हम करें तो बात होती है निर्माण की ही, है ना। निर्माण ही तो हो रहा है दोनों में। वास्तुकला में भी क्या है? निर्माण दिख रहा है। मूर्तिकला में भी क्या दिख रहा है? निर्माण दिख रहा है। बट दोनों डिफरेंट है, दोनों में भेद है, दोनों में अलग अलग डिवीजन है। क्वेश्चन में इसमें पूछा जा चुका है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें, दोनों को अलग अलग संज्ञा देना चाहें, तो दोनों की अलग अलग संज्ञा किस आधार पर दी जा सकती है। ठीक है, तो ये एक डिवीजन सिर्फ और सिर्फ दिखाया गया। वास्तुकला की जब हम बात करें तो कोई भी भवन है जिसका डिजाइन या निर्माण किया जा रहा है, एक भवन है, एक बिल्डिंग है जिसका आप लोग निर्माण कर रहे हैं, सिंपल सा क्लॉज है। यहाँ पे क्या है? एक कलाकृति है, कोई भी कलाकृति मेरे माइंड के अंदर आया कि मैं इस तरीके की मूर्ति बनाऊंगा, तो वो कलाकृति है, आर्ट फॉर्म है। तो हम उस आर्ट फॉर्म को जब डिजाइन कर दें किसी भी फॉर्म में, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? वो हो जाती है हमारे लिए मूर्ति कला। ठीक है, यहाँ पे बहुत तरीके की वस्तुओं का यूज होता है, अलग अलग तरीके की। जैसे हम बात करें, पत्थर है, लकड़ी है, कांच है, धातु है, रेत है, जो भी आप बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम यूज कर डालते हैं। यहाँ पे
सामान्यतः अगर हम देखें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से पूरी मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। कभी कभी सिर्फ मिट्टी को उठाया, टेराकोटा आर्ट सुनी होगी आप लोग ने प्राचीन में, उठाया सीधा सीधा हमने उठाई और मिट्टी से एक मूर्ति बना के रख दी। कभी कभी हम कोई मटेरियल यूज कर लेते हैं, कोई मेटल यूज कर लेते हैं, उससे उठाया पूरी मूर्ति बना दी, सोने की मूर्ति बना दी। तो सोने की मूर्ति सोने की ही होगी, उसके अंदर रेता बजरी नहीं लगेगा, ठीक है, तो वो सोने की ही बना दी। एक एक प्रोडक्ट से पूरा पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग गणित के अध्ययन सब शामिल होते हैं और एकदम सटीक माप के अनुसार ही आप बनाओगे। अगर आपको ये कमरा बनाना है तो आपको पता है 4x2 का एक कमरा बनाना है, इसका ये एवरेज होगा, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये हाइट होगी, एक माप लेते हो, है ना। मूर्ति में ऐसा कुछ नहीं होता, कल्पना के आधार पर जैसा मन में आएगा, कल्पना के आधार पे हम उस मूर्ति को वैसा बना देंगे। आज के समय में भले से कुछ मूर्तियों के अंदर आप देखते हो कि उसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसके पूरे के पूरे हर एक तरीके से हम काउंट करते हैं कि इसकी लेंथ होनी चाहिए, ब्रेथ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था किसी भी तरीके का। तो कल्पना के आधार पर बनाई हुई चीज की किसी भी तरीके का कोई आकार नहीं होता। एग्जाम्पल में ताजमहल, लाल किला वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे नटराज की मूर्ति थी, ठीक है, नृत्य करने वाली कई सारी महिलाओं की मूर्तियां उस समय में मिली, ये सब मूर्तियों का एग्जाम्पल है, ठीक है। भारतीय वास्तुकला, ठीक है, भारतीय वास्तुकला के बाद में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली देखो भारतीय वास्तुकला को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। एक हमारी एंशिएंट होती है, एक मेडिवल होती है और एक मॉडर्न होती है। इन 3 तरीके से हम भारतीय वास्तुकला को डिवाइड कर सकते हैं। भारतीय वास्तुकला जब हम एंशिएंट इंडिया में देखेंगे तो ये मैंने आपको जैसे बताया, हड़प्पा, कोरियन, पोस्ट मॉडर्न, गुप्ता और साउथ इंडिया, इस तरीके की आर्ट्स एंशिएंट इंडिया के अंदर हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। अगर मेडिवल के अंदर चले जाए तो मेडिवल के अंदर हमें दिल्ली सल्तनत और मुगल आर्ट दिखती है, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने बताया यूरोपियन स्टाइल और रोमन स्टाइल। यूरोपियन स्टाइल को गोथिक स्टाइल भी बोला जाता है, एक नाम है उस स्टाइल का जो गोथिक स्टाइल के नाम से जाना जाता है। और एक हमारा न्यू रोमन स्टाइल है, ठीक है। तो रोमन स्टाइल और यूरोपियन स्टाइल, ये 2 अलग तरीके के स्टाइल हमें मॉडर्न इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। सबके अलग अलग बहुत तरीके के एग्जाम्पल हैं, एक एक करके हम सबको उठाते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। तो हमारा टॉपिक आज शुरू हो रहा है यहाँ से हड़प्पन आर्ट से, ठीक है। यहाँ से हड़प्पन आर्ट से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। बट इस टॉपिक को शुरू करने से पहले फिर से एक बार हम लोग इसकी तरफ रुख करते हैं और समझ लेते हैं कि हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। अगर मैं आर्ट और कल्चर को अलग अलग रखूं, ठीक है, तो आर्ट का मतलब क्या होता है और कल्चर का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं, जिससे आने वाले टॉपिक आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। आर्ट की जब मैं बात करूं तो जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, आर्ट एक वो चीज है, कलाकृति एक ऐसी चीज है, जब हम किसी कला की बात करते हैं जो आपकी इमेजिनेशन की पावर को किसमें कन्वर्ट कर देती है, भौतिक वस्तु में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। कि मैंने मन के अंदर कुछ विचार किया और वो विचार को मैंने एक आकृति दे दी, एक रूप दे दिया, ठीक है, वो क्या बन गया, एक मेरा आर्ट फॉर्म बन गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मन के अंदर विचार किया कि मैं एक भवन बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो उस भवन को मैंने जब बना दिया तो वो मेरी आर्ट फॉर्म हो गई, वास्तुकला, ठीक है। मैंने मन के अंदर विचार किया कि नृत्य का एक ये तरीका हो सकता है, तो मैंने जब विचार करके उसको नृत्य को परफॉर्म करवा दिया तो वो क्या हो गई, नृत्य कला हो गई। मेरे मन में कोई संगीत आया, मैंने उस संगीत को जब एक फॉर्म दे दिया और संगीत को बना दिया तो वो संगीत कला हो गई, है ना। ऐसे ही क्या होता है कि जब आप किसी भी तरीके की मन के अंदर कोई भी चीज को इमेजिन करो और उसको जब एक भौतिक रूप दे दो, वही हमारे लिए क्या कहलाती है, कला कहलाती है, आर्ट कहलाती है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन समझ आ गई। हम आर्ट किस चीज को बोलते हैं, मन के अंदर आए हुए विचार को भौतिक रूप प्रदान कर देना ही हमारे लिए कला है, ठीक है। तो मन के अंदर आए हुए विचार को हमने क्या करा, एक भौतिक रूप प्रदान कर दिया, यही हमारे लिए कला बन गई, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। फिर कल्चर क्या है सर, कल्चर को थोड़ा सा समझो आप, इसके साथ में एक वर्ड ऐड कर दो। हम कल्चर मतलब बोलते हैं ना संस्कृति से होता है, ठीक है। और आपने सभ्यता वर्ड भी सुना होगा, ठीक है। संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों शब्दों को अगर मैं थोड़ा सा मिलाऊं तो कुछ ऐसा समझ लीजिए, सभ्यता जो है वो मेरा शरीर और संस्कृति क्या है, आत्मा, ठीक। सिंपल सी डेफिनेशन, हमने क्या बोला, सभ्यता क्या है, मेरा शरीर है, और संस्कृति क्या है, उसकी आत्मा है। तो संस्कृति बेसिकली है क्या, अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई और समझने का प्रयास करें हम, जैसे अगर कोई बड़ा सा भवन बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, उस बिल्डिंग को बनाने का जो रूप है वो तो सभ्यता है।
कोई भी बिल्डिंग बनी, अगर कोई बड़े बड़े अगर विशाल टाइप के कोई बड़े से ऑर्गेनाइजेशन बने, वो क्या है, वो सभ्यता है। बट उस सभ्यता के पीछे की कहानी क्या है, उस बिल्डिंग से जुड़े हुए कुछ आपके इमोशंस, उस बिल्डिंग से जुड़ी हुई आपकी कुछ चाहते, उस बिल्डिंग से जुड़े हुए आपके कुछ ना कुछ इमेजिनेशंस रहे होंगे। तो उससे जुड़े हुए जो भी चीजें जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, जो हमें दिखाई ना दे, वो क्या होती है, उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति को क्या कभी देख सकते हैं, नहीं देख सकते। हम सभ्यता को देख सकते हैं, संस्कृति से महसूस की जा सकती है। धर्म हमारा संस्कृति है। हम क्या धर्म पकड़ के बैठे हैं कि ये धर्म है हमारा, नहीं, हम महसूस करते हैं अपने धर्म को, वो हमारी संस्कृति है। हम उसको महसूस करते हैं और परफॉर्म करते हैं, दैट्स इज कॉल्ड संस्कृति, वो कल्चर है हमारे लिए। और हमारे लिए सभ्यता क्या है, सभ्यता एक ठोस चीज है, सभ्यता एक प्रमाणित चीज है, एक ठोस भौतिक रूप है कहीं ना कहीं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं और रियलाइज कर सकते हैं कि ये सभ्यता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने हमेशा सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, कभी ये तो नहीं सुना, सिंधु घाटी संस्कृति नहीं सुना ना कभी? क्यों नहीं सुना? वो सभ्यता क्यों बनी? क्योंकि हमने उसका भौतिक रूप ढूंढा, हमने उसके बारे में भौतिक परिणाम जानने के प्रयास किए। तो अब हम पूरे के पूरे जब भौतिक परिणाम जान लिए, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति पढ़ेंगे। हम सिंधु घाटी सभ्यता की आत्मा पढ़ने जा रहे हैं, है ना। हमने सिंधु घाटी सभ्यता का भौतिक रूप तो पढ़ लिया, उसका हमने शरीर तो पढ़ लिया, लेकिन अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसकी आत्मा के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जब भी मैं आर्ट और कल्चर बोलूं तो आप समझ जाना, आर्ट फॉर्म का मतलब मन के अंदर सोचो और उसको हम कोई भौतिक रूप दे दें, वो हमारे लिए आर्ट हो जाता है, ठीक है। कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर या संस्कृति का मतलब बेसिकली ये हमारे लिए हमारे शरीर की एक आत्मा है और सभ्यता हमारा शरीर है। बस यही है दोनों में फर्क, और दोनों का विभाजन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बेसिक डेफिनेशन समझ आई सारी की सारी कि जब भी हम कला एवं संस्कृति को पढ़ने का प्रयास करें या कला एवं संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करें, तो कला एवं संस्कृति या आर्ट एंड कल्चर है क्या? आर्ट एंड कल्चर एक वो रूप है, भारत का वो दृश्य हमें दिखाता है जो भौतिक संरचनाओं को समझने की हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स और हमारी कहीं ना कहीं जो अंदर की भावनाएं हैं उनको पढ़ने का प्रयास करता है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम लोग यही चीजों का विवरण देखने वाले हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता और इसकी वास्तुकला की बात अब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक तो अंडरस्टैंडिंग जितनी भी आपकी बननी थी आर्ट एंड कल्चर के बारे में वो बन चुकी होगी। आगे अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या जो भी सभ्यताओं की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा आर्ट एंड कल्चर बदनाम एक चीज के लिए बहुत ज्यादा है और वो है उसकी फैक्चुअल चीजें, ठीक है। मतलब अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा रहा हूं तो आपको हर दूसरी लाइन में एक फैक्ट मिलेगा, ठीक है, और उस फैक्ट के लिए आपको तैयार रहना है। फैक्ट आएंगे, बहुत सारे आएंगे, फैक्ट से घबराना नहीं है, हमें याद करने हैं, है ना। और कैसे याद करने? एक क्लास का एक ही क्लास के अंदर जाके घर पे अच्छे से याद कर लेना, तो अगले क्लास के अंदर कंफ्यूजन नहीं बचेगा, ठीक है। तो फैक्ट्स आते चले जाएंगे, फैक्ट्स को बस धीरे धीरे आप लोग याद करेंगे तो समस्या सॉल्व होती चली जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता, अगर हम इस सभ्यता की बात करें तो इसके इतिहास के बारे में हमें बात नहीं करनी, सब जानते हैं आप लोग। जैसे कि यहाँ पे 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का समय काल दिया है। हम लोग अगर बड़ा बड़ा मोटे तौर पर पढ़े तो 2350 से 1850 ईसा पूर्व का समय काल हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला बोल रहा हूँ या वास्तुकला बोल रहा हूँ, बात एक ही, ठीक है। तो इसी के समय में स्थापत्य कला या वास्तुकला का निर्माण होना शुरू हो गया। अगर हम बात करें पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की तो हमें दिखाई देता है कि नगर नियोजन एक बड़ा टर्म है इसके अंदर। बात करें तो सिटीज या अर्बन सिविलाइजेशन के तौर पर इसको हम जानते हैं। अर्बन सिविलाइजेशन की बात करें तो अर्बन का मतलब ही देखा जाता है जहां पे डेवलप्ड सिटीज होती हैं, जहां पे मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, जहां पे बिल्डिंग्स बनती है, वही तो होती है। तो यहाँ पे बहुत तरीके के मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स या कई तरीके की चीजें निर्मित होती हुई हमें दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी समय में हम लोग ग्रेट बाथ पढ़ेंगे, है ना, स्नानागार जिसको बोला जाता है ना, महाअन्नागार जिसको बोला जाता है, बड़ा सा एक अन्नागार इस समय में बना, उसके बारे में पढ़ेंगे। कई सारे कुएं बने, रोड बने, नालियां बनी, ये सब चीजें इसके बारे में हैं और इसी के बारे में हमें इससे रिलेटेड स्टडी करनी, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से कहां तक फैली थी, क्या थी, ये सब चीजें आप लोग जानते हैं, इसके बारे में आपको बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। शहरी सभ्यता और इस सभ्यता से जुड़े हुए दो बड़े नाम हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की अगर बात करें हम लोग, इन सारी चीजों की बात करें तो कुछ बड़ी बस्तियां भी हैं इनके अलावा भी जिनकी हम लोग को चर्चा करनी है इसके अंदर, जैसे हड़प्पा, गौरीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और भी अदर बहुत सारी साइट्स हैं जिसको मैं जगह के हिसाब से बता दूंगा आपको कौन सी साइट कहां पे और किसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बेसिकली हड़प्पा बस्तियां जो है, बेसिकली अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ी बस्ती, उससे छोटी बस्ती और सबसे छोटी बस्ती, इन तीन तरीके से समय की सभ्यता की बस्तियों को डिवाइड किया गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ उनके आकार, उनके व्यास के हिसाब से डिवाइड किया गया, उनकी सर्कमफ्रेंस कितनी है, उनका एरिया कितना है, कितने एरिया में वो विभाजित है, इस आधार पर डिवाइड किया गया। तो सबसे बड़ी बस्तियों में ये नाम आते हैं कुछ, जिसमें हड़प्पा एक सबसे बड़ी बस्ती का एग्जाम्पल है। ठीक है, गबरीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये सब बड़ी बड़ी बस्तियों के एग्जाम्पल है। बड़ी बस्तियों के अंदर मतलब ये है कि लगभग 50 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि जिन जगहों की रही होगी, वो जगह क्या है, वो आपकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर देखी जाती है। जिसके अंदर एक एग्जाम्पल राखीगढ़ी, राखीगढ़ी को माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी सिटी। क्या जाना जाता है, सबसे बड़ी सिटी, क्योंकि इसका जो एवरेज साइज था वो था 350 हेक्टेयर। कितना, 350 हेक्टेयर, 350 हेक्टेयर। और हमने बोला 50 से ऊपर की जितनी भी बस्तियां बची, वो सारी की सारी क्या है, सबसे बड़ी बस्तियों का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उससे छोटी बस्तियों की श्रेणी में है, तो हड़प्पा बस्तियों की दूसरी श्रेणी का भी पार्ट है। हड़प्पा दूसरी श्रेणी का इसीलिए पार्ट है क्योंकि ये 50 के एवरेज में आती है, 50 उधर भी जा सकता है और 50 इधर भी आ सकता है। तो 10 से लेके 50 हेक्टेयर के बीच में जो भी इस समय में आती हैं, जितने भी इस समय बस्तियां आई, वो बस्तियां क्या कहलाती है, दूसरी श्रेणी की बस्तियां कहलाती है। तो 10 से 50 के बीच की श्रेणी हम लोग जानते हैं। तीसरी इसके अंदर आती है 5 से 10 हेक्टेयर। ठीक है, 3 वर्गों में विभाजन किया गया है। एक 50 से प्लस की सबसे बड़ी बस्तियां, 10 से 50 दूसरी श्रेणी की बस्तियां, और 5 से 10 तक तीसरी श्रेणी की बस्तियां। और उसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए, इसमें जैसे कालीबंगन एक एग्जाम्पल, और इसमें आमरी, लोथल, चन्हूदड़ो और रोजू, ये कुछ एग्जाम्पल है। इसमें कई सारे नाम आपको नए नए भी मिलेंगे जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना, बट मैंने इसको लास्ट में, सबसे लास्ट के अंदर डाल दिया है प्रॉपर तरीके से, उनके जगहों के नाम के साथ में, कौन सी जगह कहाँ कहाँ पे लगती है उसके बारे में मैंने विस्तार में वहां पे दे दिया। ठीक है, तो आप लोग वहां से जाके इसको पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, 5 हेक्टेयर की भी कुछ कम थी बस्तियां, उससे भी कम थी, बट उनको हमने कोई वो नहीं दिया है कि कोई श्रेणी में नहीं रखा है, बट हमने बोल दिया है कि जितनी भी बची सब वो सिर्फ अदर टाइप्स की हो गई। ठीक है, जैसे अन्य में नहीं डालते थे, पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी और उसके बाद अन्य, है ना, तो हमने अन्य में हर वो बस्ती डाल दी जिसकी भी वहां पे एरिया 5 हेक्टेयर से कम रहा होगा। ठीक है, तो 5 हेक्टेयर से कम जिनका एरिया था, उसके एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ये जगह आ जाती है। आप ये कुछ एग्जाम्पल वहां पे मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को समझे तो हमें समझना उसके आकार के अनुसार। ठीक है, हमने आकार तो इसका पहले भी सुना, पहले भी इसके आकार में हम पढ़ चुके कि ये त्रिभुजाकार एक तरीके की सभ्यता थी, सुना था ना पहले। त्रिभुजाकार एक सभ्यता है जिसकी शुरुआत अगर सबसे उत्तर में देखें तो मांडा से होती है, और सबसे दक्षिण में जाए तो आलमगीरपुर, सॉरी दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद की तरफ चला जाता है। सबसे पूर्व के अंदर अगर हम जाए तो आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिम में जाए तो सुतला गेंडोर। ये 4 जगहों से हमने देखा था, तो एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये त्रिकोणीय श्रृंखला के तौर पर एक बड़ी सी सिंधु घाटी सभ्यता की बस्ती बसी हुई थी। लेकिन उसके भी विभाजन के अगर हम चले तो हम विभाजन कर रहे हैं उनको 3 श्रेणियों में, एक सबसे बड़ी बस्तियां, फिर उससे छोटी बस्तियां, और फिर सबसे छोटी बस्तियां, और फिर अन्य। ठीक है, इस तरीके से विभाजन इसका हुआ, और हमने इन तमाम बस्तियों को इन श्रेणियों में डाल दिया। क्लियर है ये बात? बस देखिए, कुछ फैक्ट बीच में आते जाएंगे, वो याद करने हैं। आपको याद करना ही पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो राखीगढ़ी लिखी है वो सबसे विशाल है उस समय में, 350 हेक्टेयर की अप्रोक्स इसकी जगह है। ठीक है, तो ये सबसे विशाल है। उसके बाद हम लोग बात करें कि भाई छोटी मोटी अगर बीच के आकार की बस्तियां हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा हड़प्पा और कालीबंगन जैसी मध्यम आकार की बस्तियों में वो काउंट होती है। तीसरी श्रेणी की बस्तियों में आपको आमरी, लोथल, चन्हूदड़ो या रोजड़ी याद करना पड़ेगा। ये तीसरे या 5 से 10 हेक्टेयर के बीच की सभ्यताओं की बस्तियां बसा करती थी। ठीक है, अब इनसे बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। जब आप आकार समझ जाओगे तो अब आप समझ जाओगे कि किसका कितना विस्तार हो सकता था, कौन कितनी डेवलप हो सकती थी, कौन कितना विकसित हो सकती थी, उस आधार पे हम समझ जाते हैं। हम हड़प्पा, मोहनजोदारो को हमेशा बोलते हैं बहुत ही ज्यादा डेवलप, बहुत ही ज्यादा डेवलप, सबसे बड़ी बस्तियां मानते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ना, सबसे बड़ी बस्तियों में उनका नाम आता है, सबसे ज्यादा लैंड उनके पास में था, तो जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड होता है वो सबसे ज्यादा विकसित या विकास करने के योग्य बन जाता है ना। तो इस वजह से उसको इस बेसिस पे जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमने इनका विभाजन कर लिया आकार के अनुसार। हम लोग इनकी नगर नियोजन विशेषताओं की अगर बात करें तो नगर नियोजन व्यवस्थाओं के अंदर क्या होता था, ज्यादातर शहर जितने भी थे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के, उनका विभाजन 2 भागों में होता था। एक सिटाडेल्स कहलाते थे
और एक लोअर प्लेसेस कहलाते थे। सिटाडेल्स का मतलब होता था गढ़। गढ़ जैसे कभी कभी हम देखते हैं ऊंचा स्थल जो होता है बेसिकली, है ना, जो बड़ा और ऊंचा स्थल होता है सामान्य जगहों से। जैसे ये अगर हम इस जगह की बात करें, जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, जस्ट अगर क्रॉस करें तो एक बड़ा सा सामने बड़ा बिल्डिंग दिख जाए, उस बिल्डिंग के ऊपर भी कुछ लोग रहते रहे। जैसा ऐसा आपने आज के समय में देखा होगा, पहाड़ों की तरफ आप निकल जाइए, है ना, जैसे अगर आपको ट्रैवल करना कैचीधाम वाले रोड पे निकल जाओ, है ना, कैचीधाम वाले रोड पे जब निकलोगे तो आप देखोगे नीचे बस्तियां बसी हुई हैं और ऊपर पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर भी बस्तियां बसी हुई हैं, तो पहाड़ों के ऊपर भी रहने वाले लोग हैं, वहां पे भी बसते हैं, तो वो प्लेस कहलाता है सिटाडेल। जब वो ऊंचाई पे बसा हुआ स्थान होता है वो सिटाडेल। तो इस समय की बस्तियां दो पार्ट में विभाजित थी, एक होता था गढ़ और एक होता था निचला शहर। गढ़ की व्यवस्था हमेशा ऐसी होती थी, जिसको हम लोग सिटाडेल्स कह रहे हैं बार बार, वो ऐसा होता था कि वो पश्चिमी भाग में ही स्थित होता था। हमेशा क्या होता था, पश्चिमी भाग में ही हमें स्थित होता हुआ दिखाई देगा। उसकी जगह पूर्व नहीं थी, उसकी जगह आपकी उत्तर नहीं थी, दक्षिण नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता था, ज्यादातर पश्चिमी भाग में दिखाई देता था। अब ये स्टेटमेंट आ जाए आपसे, पूछ लिया जाए कि भाई क्या सिटाडेल्स उत्तर भाग में भी बसे होते थे, तो आप उसको गलत बता दोगे ना इस स्टेटमेंट के आधार पे। ये बस छोटी छोटी चीजें समझनी है। तो गढ़ हमेशा जो होते थे ज्यादातर वो पश्चिमी भाग में ही स्थित हुआ करते थे, क्योंकि भाई अगर कहीं पे भी इन्हें विकसित करा जाता या कहीं पे भी बनाया जाता तो इन लोगों को तो परेशानी होती, निचले शहर में रहने वाले लोगों को बीच में लगातार आते रहते, तो उनका एक साइड कर दिया गया था कि आप सब पश्चिम में रहोगे। उसके पीछे एक कारण और भी बताया जाता है, बोले सिटाडेल्स के ऊपर जो लोग रहते थे वो वहां के अमीर लोग थे, वहां के बड़े लोग थे। हो सकता है भाई शासक वर्ग रहता हो, शासक वर्ग था नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन शासक वर्ग को कहते हुए वहां के व्यापारियों से कभी कभी संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो बड़ा और अमीर तबका जो रहा करता था, वहां पे उच्च वर्ग के जो लोग रहा करते थे वो कहाँ रहते होंगे, सिटाडेल्स में, बड़े इलाकों में, ठीक है। तो बड़ी बस्तियों में अलग तरीके के बड़े लोग रहा करते थे, अमीर लोग रहा करते थे, ऐसा माना जाता है उस समय के शासक वर्ग वहां पे या व्यापारी वर्ग वहां पे रहा करते थे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर माना गया, ठीक है। निचला शहर होता था तो बड़ा क्षेत्र था, काफी एरिया में फैला हुआ था, ठीक है, लेकिन निचले मैदान में था और जनरली ये पूर्वी दिशा में होता था, एक पश्चिमी दिशा में और एक दूसरा क्या होता था, पूर्वी दिशा के अंदर ज्यादातर हुआ करता था, ठीक है। तो पश्चिम और पूर्व का आप लोग ध्यान रखना, ये बेसिकली होता था। और निचले शहर की एक बहुत अच्छी विशेषता ये थी कि जैसे आप शतरंज देखते हो, शतरंज में जिस तरीके से विभाजन होता है ना, जिस तरीके से देखा जाता है जो ब्लॉक्स में बटा होता है, वैसे ही ब्लॉक्स के अंदर ये बटे हुए थे, ठीक है। शतरंज की श्रेणी में पूरा का पूरा निचला शहर बसा हुआ था, नीचे का पूरा जो शहर था वो ऐसे ही ब्लॉक्स में, डिब्बों में अलग अलग बटा हुआ था। तो ये डिब्बानुमा आकार का था। तो बेसिकली उस आधार पे हम इसको देख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा 40 से 50 फीट की ऊंचाई हमेशा देखने को मिलती थी जो सिटाडेल्स होते थे या गढ़ के इलाके हुआ करते थे, ठीक है। तो हम नगर नियोजन की बात करें तो 2 भागों में बेसिकली शहरों को विभाजित किया जाता था, और अगर हमने ऊपर देखा तो बस्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर भी आप देख सकते हो, ये तो हो गया भाई सिटाडेल्स, ऊंचे इलाकों के अंदर बसा हुआ प्लेस है। दोनों इमेजेस को साथ में दिखाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों करीब ही करीब थे, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। सिटाडेल्स उच्च इलाका या ऊपरी सतह को बोला जाता था, और ये सब होते थे क्या, निचला शहर। और इसको देख रहे हो ब्लॉक्स के अंदर, डिब्बों के अंदर बसे हुए दिखाई देते हैं। तो ब्लॉक्स होते थे अलग अलग तरीके के, और ज्यादातर बिल्डिंग्स चौकोर होती थी। यहाँ पे कैसी होती थी, चौकोर होती थी, वही आयताकार इनकी बिल्डिंग्स होती थी। बिल्डिंग की एक खासियत ये थी, ये जो बिल्डिंग है, अगर ये वाला मेन रोड जा रहा है, मैं इसको मेन रोड मानूंगा, तो दरवाजे कभी इधर नहीं खुलेंगे, कभी भी मेन रोड पे दरवाजे नहीं खुलेंगे। दरवाजे या तो ये लोग करते थे पीछे की तरफ खोल देते थे, या साइड में खोलते थे, इस साइड में, पीछे के साइड में खोल देते थे। कभी भी मेन डोर जो है वो ऑन रोड नहीं हुआ करता था, ठीक है। बहुत सारे लोग उसकी कहानियां अलग अलग बताते रहते हैं, बहुत सारी कहानियां उसकी हो सकती हैं कि इसलिए ऐसा करते थे, इसलिए वैसा करते थे, क्योंकि उस समय में एक ने तो बड़ा इसको लेके बड़ा मजाकिया तौर पर लिखा था, बोले उस समय में गाड़ी जो चला करती थी उनमें ब्रेक नहीं होते थे, बैलगाड़ी चलती थी, बच्चे निकल के भागे, ठीक है, आगे उसके नीचे कुचल के निपट जाएंगे, है ना। तो वो निपट जाए इसके बदले उन्होंने क्या करा कि हमारी जनरेशन बच जाए भाई, तो साइड से दरवाजे खोल दो, यहाँ से खेलते हुए भागेंगे तो एक अलग तरीके की चीज दिखाई देगी। तो ये कहीं ना कहीं लोग लिखा करते थे इस तरीके की चीजें। तो ये उसका गढ़ है, और ये उस तरीके के निचले शहर होते थे, ऐसे बसे होते थे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया चतुर्भुज आकार या आयताकार इनका आकार होता था, इसी आकार में होते थे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में बताई गई है, जो सड़कें होती थी इनकी एक दिशा होती थी, वो दिशा के अनुसार थी।
जैसे सड़कों का जो दिशा थी वो उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में चलती थी। उत्तर से बनाएंगे और दक्षिण की तरफ दिशा जाएगी हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं था कि दक्षिण से शुरू करेंगे और उत्तर की तरफ आएगी, नहीं, उत्तर से दक्षिण की तरफ रोड जाया करते थे। और सेम ऐसा ही होता था, पूर्व से पश्चिम की तरफ रोड आते थे, ठीक है। और जब भी ये रोड एक दूसरे को काटते थे तो हमेशा एक समकोण पर काटा करते थे। समकोण मतलब राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल या समकोण के ऊपर ही हमेशा ये रोड एक दूसरे को काटा करते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, ये रोड इस तरीके से आ रहा है, आ रहा है, फिर ये कट जाएगा इधर को, ठीक है। तो ये यहाँ पे बीच में 90 डिग्री बना देगा ना, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमेशा इसके अंदर दिखाई देगा आपको। जैसे मैं दिखा भी दूं, अगर ये आप एक रोड मानते हो कि ये एक रोड आ रहा है, इस तरीके से रोड आ रहा है, इसके बाद नया रोड जो है इधर डिवाइड हो जाता था। और जब ये वाला एंगल आप कहते हो सी को, तो 90 डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा रोड एक दूसरे को समकोण पर ही काटते हुए दिखाई देते थे। इसकी खासियत ये थी, रोड के किनारे या बस्तियों के किनारे हमेशा निकासी होती थी, निकास होता था हमेशा, जिससे लगातार पानी का वहन होता चला जाए, पानी रुके ना किसी भी तरीके से। ये सब की विशेषताओं को कंपैरिजन कराया जाता है प्रेजेंट टाइम की विशेषताओं के साथ में, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। हमने बोला चतुर्भुज आकार में हुआ करता था सारी की सारी वो जो भी बिल्डिंग्स होते थे, निचले शहर जितने भी होते थे। सिटाडेल्स जरूर जो गोल आकार होता है उसमें देखने को आपको मिल सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसका आकार गोल है इस तरीके का, नीचे चतुर्भुज में दिखाई देता है, लेकिन ऊपर से ये गोल दिखाई देते थे। ऊंची जगहों पे बसे होते थे, इनका आकार कोई निश्चित नहीं था। लेकिन एक चीज है कि जो शहर थे, निचले शहर थे, वो चतुर्भुज आकार के ही हुआ करते थे। तो इसकी एक विशेषता, ठीक है। इनके निर्माण के लिए जो आयाम थे उनके भी मानक थे उस समय, मानकों के अनुसार इनका विभाजन होता था। जैसे 4/2/1 जो भी रेशियो का विभाजन होगा वो किसमें होगा, 4:2:1 में। मतलब ये हो गई लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्या हो गया, LBH हम पढ़ते हैं ना फॉर्मूले में मैथ में, तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया। अगर किसी की लेंथ 4 रखनी है, उसकी ब्रेथ 2 रखोगे और उसकी हाइट 1 ही रखोगे। ये इनका पैमाना था, एक मानक था, ठीक है। इसी मानक के अनुसार ये लोग अपनी वहां की बिल्डिंग्स बनाते थे। पकी हुई ईंटें प्रयोग में होती थी उस समय, बड़ी बड़ी पकी हुई ईंटें बनाते थे लोग। पकी हुई ईंटों का प्रयोग बिल्डिंग्स बनाने में नहीं करते थे, अपने घर बनाने में नहीं करते थे लोग। पकी हुई ईंटों का निर्माण जो है वो नाले बनाने में किया जाता था, ठीक है, अन्नागार बनाने में किया जाता था, स्नानागार बनाने में किया जाता था। अपनी बनाई हुई बिल्डिंग भले से कच्ची ईंटों के मकान में रह लेंगे, उससे नहीं, लेकिन जो चीजें मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे वो पकी हुई ईंटों के होते थे, ठीक है। तभी भी आप देखोगे आज के समय में अन्नागार, स्नानागार जैसी चीजें अभी भी दिखाई देती हैं, उनके अभी भी कुछ ना कुछ अवशेष बचे, लेकिन बिल्डिंग्स जो घर थे वो सब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए समय के साथ में। तो उसके पीछे कारण यही था, ठीक है। तो कई सारी इमारतें मिली हैं इस समय जो पक्की ईंटों की बनी होती थी। उनके अंदर होता क्या था, पक्की ईंटों का मतलब बेसिकली ईंटों को पकाया, आग में पकाया जाता था और पकाने के बाद में उसको जिप्सम से लेप लगाया जाता था। जिप्सम बेसिकली यूज होता था, जैसे आज के समय में सीमेंट को यूज करते हो, सीमेंट को पक्का करने के लिए यूज करते हो किसी को भी ऊपर, जैसे हम लिसाई करते हैं जब किसी जगह पे, या उसको कठोर करने के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे वो लोग जिप्सम यूज किया करते थे। तो जिप्सम से परिचित थे भाई, है ना, अच्छे तरीके से परिचित थे। जिप्सम का प्रयोग ईंटों के साथ बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता था। तो वहां की वास्तुकला में जिप्सम का बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रयोग है, ठीक है। और उससे बेसिकली किया जाता था, जैसा मैंने बताया था, घरों में कच्ची ईंटें भले से प्रयोग कर ले, लेकिन स्नानागार, नालियां, ये सब कैसी होती थी, पक्की ईंटों की ही हुआ करती थी, ठीक है। तो बेसिकली बोला जा सकता है कि शहर जो थे बड़ा सुनियोजित तरीके से कार्य करते थे, व्यवस्थित भी थे पूरी तरीके से, और वास्तु शिल्प की विशेषताओं से पूर्ण युक्त थे। उसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इन सबसे हमें एक बात तो पता चल गई कि यहाँ के शहर विकसित भी थे, यहाँ के शहर जो थे अच्छे तरीके से निर्मित भी थे, और यहाँ की व्यवस्थाएं किसी भी तरीके की कम नहीं है ना। तो अब उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो इन सारी चीजों को एग्जाम्पल के तौर पर आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे निरीक्षण छिद्रों के साथ भूमिगत जल निकासी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, भूमिगत जल निकासी का मतलब ये हो गया, मेरे घर से, अगर मेरा घर एक सिंधु घाटी सभ्यता में है, तो मेरे घर से जो पानी की निकासी होगी वो भूमिगत होगी। ऐसा नहीं होगा मैंने बाहर घर के अपने नाला बना दिया, रोड पर पानी बह रहा, ऐसा नहीं होता था। आज के समय में देखते हो ऐसे ही होता है ना, अपने घर के बाहर नाली बना ली, रोडों पे चल रही नालियां, है ना, तो ऐसे ही होता है। लेकिन उस समय का सिस्टम बहुत ही एडवांस था, और वो जो इंजीनियरिंग यूज करते थे बहुत ही परफेक्ट थी। जमीनों के अंदर निकासी यूज करते थे, गड्ढे कर करके वो निकासी बनाया करते थे, पानी सतह के नीचे हमेशा बहा करता था। तो एक तरीके से इसकी एक खास व्यवस्था ये थी कि जल निकासी की व्यवस्था जो थी बहुत ही ज्यादा एडवांस थी।
बट जो घर की छोटी छोटी नालियां थी वो मुख्य सड़कों के किनारे, जैसे मैंने अभी बताया आपको, बड़ी सड़क जैसे निकल के जा रही है रोड, उनके किनारे किनारे बह के नदियों में जाके मिल जाती थी, है ना। उस समय के जो भी नाले होते थे बड़े बड़े, उनमें जाके मिल जाती थी। किसी भी तरीके के जलाशय होते थे, उन जलाशयों में जाके मिल जाती थी। घर से ये इसी तरीके से निकलती थी, नालियां इस तरीके से जुड़ी हुई होती थी, ठीक है। निरीक्षण क्षेत्र की बात करें तो ये बात कर रहे हैं जो टैंक का पत्थर होता है ना। टैंक का पत्थर, जैसे आप देखते हो कि घर का जितना भी मैल है, मल है, वो सारा का सारा हम देखते हैं कहाँ इकट्ठा होता है, जाके एक टैंक होता है हमारे घर के बाहर, है ना। उस टैंक को बनाया जाता था, ये निरीक्षण क्षेत्र के तौर पर बेसिकली है। हर घर के बाहर आपको वो टैंक दिखाई देता था, सीवर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सीवर लाइन होती थी और घर के बाहर वो हमेशा बना होता था। हर घर के बाहर उसको ऐसे बनाया जाता था कि जिसको कभी फिक्स नहीं किया जाता था, हल्का सा उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाता था और रोज उसकी सफाई होती थी, डेली उसकी साफ सफाई की जाती थी, डेली उसको साफ किया जाता था। इसका भी ये लोग साफ सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, ठीक है। तो सीवेज वगैरह यहाँ के अच्छे थे, इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। ये सड़कें हैं कुछ पूर्व से पश्चिम, और ये निकासी भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से नालों की निकासी होती हुई दिखाई दे रही है। ये किसी घर से नाला आया होगा, नाला यहाँ पे आने के बाद में ये देखिए कैसे अंडरग्राउंड होके निकल जाते थे, ठीक है। तो नाले हमेशा अंडरग्राउंड होके इस तरीके से दिखाई देते हैं, बड़े ही विकसित नाले थे। इस समय में पानी कभी भी रोडों के ऊपर आपको यहाँ बहता हुआ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो जल निकासी मोहनजोदारो की ये यहाँ पे दिखाई गई है, वहां पे ये प्राप्त हुई है हमें, तो इस आधार पे हमने इसको दिखाया है, यहाँ पे दर्शाया गया, ठीक है। शहर की दीवार, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाता है कि विशाल दीवार और प्रवेश द्वारों से घिरा हुआ था, है ना। ऐसा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहर है, और शहर के जब आउटर की हम लोग बात करें, बाहर के एरिया की बात करें, तो उसमें बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, और बड़ी बड़ी दीवारों के साथ में बड़े बड़े प्रवेश द्वारों से घिरा होता था। कारण इसके पीछे बताया जाता है, बड़ी दीवारें रखने के पीछे, कि कभी भी कोई एक्सटर्नल अटैक अगर होगा तो उसके लिए ये हमारी सेफ्टी करेगी, है ना। तो बड़ी दीवारें, जैसे भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता तो थी, है ना। हमने ये भी देखा कि इजिप्शियन सभ्यता भी उस समय में थी, और सिंधु घाटी की सभ्यता को डर भी था। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाता है, एक मान्यता ये भी तो बोलती है कि वैदिक सभ्यता ने आके सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कर दिया, ये तो बोला जाता है। तो एक मान्यता में ये भी माना जाता है कि वैदिक सभ्यता के लोगों से कहीं ना कहीं उस तरीके के लोगों से, आर्यंस के अटैक से इन लोग को डर रहा होगा थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स के तौर पर दीवारें बनाते थे, ठीक है। तो ये जैसा एग्जाम्पल के तौर पर लिखा भी है, ठीक है। सैन्य आक्रमण हो गया उससे बचने के लिए, और दूसरा एक बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हो, बाढ़ से बचने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। जब आप पढ़ते हो ना सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हो गया, तो हम नेचुरल कैलेमिटी एक आंसर देते हैं कि बड़ा डिजास्टर आया होगा, उस डिजास्टर में एक बाढ़ बताई जाती है, ऐसा बताया जाता ना। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बाढ़ से भी बचने के लिए लोग हमेशा ऐसे निर्माण कराते थे, ठीक है। आपने कभी सुनामी का एग्जाम्पल कभी यूट्यूब पे देखा, सुनामी जब आई थी, है ना, सुनामी सुना है ना तुम लोग ने। सुनामी जब आई थी, जो लहरें उठना शुरू हुई थी और जिस तरीके से पूरा शहर बह गया था उन लहरों से, उसकी वीडियो क्लिप्स आज भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अभी तो एडवांस है, बहुत सारा देखने को सब मिल जाता है। तो वो सुनामी जिस तरीके से बहना शुरू हुई, बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से घेरा गया था उस शहर को पूरा, और बड़ी बड़ी दीवारों से उनको भी क्रॉस करके सुनामी की लहरें एंटर कर जाती हैं अंदर। कभी देखना उस वीडियो को, बड़ा भयभीत करने वाली वीडियो है वो। तो उससे पता चलता है कि वो बाढ़ की वीडियोस किस तरीके से इस समय में भी इस सभ्यता को विनाश कर गई होंगी, है ना। तो इस वजह से ये लोग उसी से बचने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे, जिससे लास्ट में बोला जा सकता है कि ये लोग उससे भी नहीं बच पाए, ठीक है। इसके लिए बड़ी बड़ी इमारतें, उसके अंदर जो होता था बेसिकली, अगर हम कहें कि दीवार से जो घिरा हुआ है, उस दीवार से घिरे हुए एरिया के अंदर इमारतें हैं, सार्वजनिक घर होते थे, बाजार होते थे, और शिल्प कार्यशालाएं बहुत सारी होती थी। शिल्पकार बहुत सारे देखे गए, है ना, जो आर्ट्स बनाते थे, इस तरीके की चीजें बनाते थे, वो शिल्पकार भी इस समय में देखे गए, ठीक है। यहाँ पे मोहनजोदारो और हड़प्पा की अगर पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं, सिर्फ इन दो प्लेसेस की, तो इन दो प्लेसेस में ये दिखाई देता है कि गढ़ जो है वो ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ था। जो गढ़ अभी हमने सिटाडेल देखा, कहीं कहीं तो ओपन था एकदम, है ना, और कहीं कहीं दिखाई देता है चारों तरफ से प्रोटेक्शन के लिए दीवारें बनाई जाती थी। इसको बेसिकली आप आगे चल के पढ़ते हो किलेबंदी, जिसको हम लोग कहते हैं। मध्यकालीन भारत में कई सारे शासकों ने किलेबंदी की थी, तो ये किलेबंदी का दौर था, और इस समय में भी इन्होंने किलेबंदी के तौर पर बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ पे बनाई थी, ठीक है। तो ये बेसिकली कई सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे कारण इसके पीछे बताए गए। जैसे मैंने बोला भी कि दीवारें खड़ी करने के पीछे का कारण एक तो यही हो सकता है कि सैन्य कोई आक्रमण हो सकता है, उससे बच ले, या फिर बाढ़ के पानी को मोड़ मिल जाएगा, या कोई इधर से हट के दूसरी जगह चली जाएंगी, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी इसको बनाया जा सकता है।
ठीक है। तो ये इसके बाद में कालीबंगा की अगर थोड़ी बहुत बात करें तो कालीबंगा में गढ़ और निचला शहर ये दोनों दीवारों से घिरे हुए, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल क्या देखा, हमने देखा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इसमें सिर्फ सिटाडिल्स या गढ़ जो होते थे वो किससे घिरे हुए होते थे, दीवारों से घिरे होते थे। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कालीबंगा की। कालीबंगा में बता रहा है गढ़ और निचला शहर अब दोनों दीवारों से घिरे हुए, ठीक है। क्योंकि भाई छोटे जो नीचे की बस्तियां हैं कालीबंगा में वो भी डर रहता था कि नीचे की बस्तियों में ना अटैक हो जाए, वहां की बस्तियों में सिटाडेल्स तो बच जाएंगे लेकिन नीचे की बस्तियां कैसे बचेंगी, तो उन्होंने भी क्या करा, अपने आप को हमेशा दीवारों से घेर के रखा, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ एग्जाम्पल बात करें तो क्या सभी घिरे हुए थे, नहीं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी है जैसे कोटडीजी और अमरी, ये दोनों जगह बेसिकली पाकिस्तान के अंदर देखते हैं आज के समय में हम लोग, है ना। पाकिस्तान में ये बस्तियां, शहर में इसमें कोई किलेबंदी नहीं थी, यहाँ पे कोई आक्रमण का डर नहीं था, किसी भी तरीके की कोई किलेबंदी नहीं थी, जैसे आज पाकिस्तान को किसी भी तरीके का आक्रमण का डर नहीं, ठीक है। वैसे उस समय में उनको आक्रमण का डर, उन्हें क्या डर होगा, बोले जो आएगा मार के चला जाएगा, करना क्या है ना। तो वो पता ही है उन्हें पहले से, वो किस बात के लिए वो सैन्य शक्ति का बड़ा बड़ा प्रयोग करेंगे या बॉर्डर में सीमाएं लगा के रखेंगे, है ना। तो ये होता था बेसिकली। तो गढ़ और निचले शहर में बोला जाएगा अगर कोई आंतरिक विभाजन था क्या, इसके आधार पर क्या, नहीं, आंतरिक विभाजन दिखाई नहीं देता है। आंतरिक विभाजन हम उस चीज को कहते हैं कि दीवारों बीच में गढ़ और सिटाडेल्स और निचले शहरों के आ रही हो, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि गढ़ अलग पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, निचले शहर अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि गढ़ और निचले शहर इनको विभाजित करने के लिए दीवारें खींची गई हैं, ये स्टेटमेंट कहना उचित नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गढ़ में और निचले शहर इन दोनों में विभाजन कर दिया गया और दीवारें खींच खींच के कि भाई तुम ऊंचे लोग हो तुम नीचे लोग हो, इसके आधार पर विभाजन कर दिया, नहीं। ऊंच नीच या किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी प्रथा हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई ही नहीं देती, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। तो ध्यान रखना है गढ़ और निचले शहर में आंतरिक या इंटरनल डिस्प्यूट या विभाजन किसी भी तरीके का दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो बेसिकली इसके एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाता है, ठीक है। ये कच्छ की एक जगह है, ठीक है। कोटदा की नाम बात करते हैं हम लोग, 2 बराबर भागों में विभाजित था, ठीक है। और यहाँ पे जो था मिट्टी की ईंटों से, बेसिकली मिट्टी के ढेले जो होते थे उनका प्रयोग यहाँ पे हमेशा करते हुए दिखाई देते थे यहाँ के लोग। तो यहाँ पे जब कोटदा की बात करें हम लोग, कच्छ गुजरात के अंदर बेसिकली माना जाता है ना, तो इस जगह की बात करें, यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के टीले, मिट्टी के बिल्डिंग्स, मिट्टी के घर, सब मिट्टी का प्रयोग करके ही कार्य किया करते थे। तो ये पॉपुलर ही इसीलिए था, 2 भागों में विभाजित था बेसिकली, मिट्टी की ईंटें और मिट्टी के ढेले, उसी में बेसिकली ये लोग अपना सारा निर्माण कर लिया करते थे, है ना। गली, ठीक है। गली वाली की बात जैसे मैंने आपको बताई दिया, गली में सड़कें निकलती थी, सड़कें जो थी बेसिकली उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में ग्रिड पैटर्न के आधार पर। ग्रिड पैटर्न का मतलब हर जगह समकोण पर काटती चली जाए, है ना। तो हर जगह समकोण पर काटती चली जा रही है, उसी को ग्रिड पैटर्न हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो एक ऐसा है जहां पे ग्रिड प्रणाली नहीं दिखती। मोहनजोदाड़ो एक जगह ऐसी है जहां ग्रिड प्रणाली नहीं दिखती है। मोहनजोदाड़ो में हमें हर जगह पे समकोण पे काटती हुई सड़कें दिखें, इसके की कोई जरूरी प्रमाण नहीं मिले। कहीं कहीं हमें डायरेक्शन लेस भी सड़कें मिली हैं, कहीं कहीं हमें एकदम स्ट्रेट सड़कें भी मिली हैं। तो ग्रिड प्रणाली की बात अगर मैं करूं मोहनजोदाड़ो में क्या थी, तो नहीं, ऐसे कोई भी प्रमाण हमें वहां पे देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा में सड़कें हमेशा बिल्कुल सीधी नहीं होती थी, एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती थी, ये भी देखने को मिला। तो हड़प्पा में मिक्स था कि कभी कभी सीधी सड़कें भी मिल गई हैं, कभी कभी समकोण पे भी मिल गई हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में क्या जो सड़कें थी वो हमेशा समकोण पर ही एक दूसरे को काटती थी या ग्रिड पैटर्न पर ही आधारित थी, तो आप इसका उत्तर बिल्कुल ना लिखेंगे, ठीक है। कहाँ की बात हो रही है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सिर्फ और सिर्फ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए अगर हम लोग, तो लोथल का एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो लोथल जो है वो छोटा स्थल है कालीबंगन की तुलना में, ये बात हम सब लोग जानते हैं, कालीबंगन काफी विशाल था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ योजना ऐसी दर्शाई गई है कि जो भी बस्तियां बनी होती थी, बड़े बड़े आकार की बस्तियां बनी होती थी, उनमें आपस में संबंध किसी भी कल्चर की वैल्यू के हिसाब से नहीं देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई शिल्पकार अगर कालीबंगन में सेम है तो वही शिल्पकार आपको लोथल में भी मिले, वही शिल्पकार आपको मोहनजोदाड़ो में भी मिले। शिल्पकार हर जगह पे रहे ये भी जरूरी नहीं था, ठीक है। तो इस हिसाब से बोला जाता है कि भाई ऐसा हो, इस बात की कोई जरूरी चीज नहीं है। तो एक अगर ओवरऑल हम लोग बात करें
तो सुव्यवस्थित गली का प्रणाली सिस्टम यहाँ पे भी दिखाई देता है। तो गलियां जो बनी थी उसमें प्रॉपर तरीके से विभाजन था, समकोण पर काटती हुई ग्रिड पैटर्न पे ज्यादातर गलियां हमें दिखाई देती हैं। एक्सेप्शन के तौर पर हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो को रख सकते हैं, इनको छोड़ दो तो हर जगह लगभग समान रूप की गलियां हमें दिखाई देती है। ठीक है, बाकी ये है कि भाई जितनी भी जो भी मैंने बोला ना कि जैसे भी सीवर लाइन होती थी, सीवेज वगैरह होते थे, उन सब का एक अच्छा पैटर्न में गलियों के बाहर विस्तार किया गया था, उनको भी अच्छे से बनाया गया था। ये सब चीजें एक दूसरे से मिलती हुई यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, गढ़ अब जैसे बात करें तो गढ़ में बड़ी बड़ी विशाल, ये सब हमने निचले शहरों की बात कर ली। अब गढ़ की अगर बात कर लो तो गढ़ में विभिन्न इमारतें थी, जैसे स्नानागार एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, स्तंभ युक्त सभा भवन, एक बड़ा सा सभा भवन होता था जिसमें बड़े बड़े स्तंभ बने हुए थे, एक सभा भवन था ऐसा, और एक अन्न भंडार। ठीक है, ऐसे तमाम चीजें कहाँ देखने को मिली है? गढ़ में, सिटाडेल्स में देखने को मिली है। पूछा जाए क्या निचले शहरों में ये सब था? नहीं, ये सब कहाँ के इलाकों में था? सिटाडेल्स में था। सिटाडेल्स या गढ़ के इलाकों के अंदर हम लोग इन चीजों को देखते हैं। तो अब एक एक करके अगर एग्जाम्पल की बात कर ले हम लोग, जैसे महान स्नानागार, महान स्नानागार इसका पिक्चर होगा ये। ठीक है, ये है महान स्नानागार। ठीक है, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो के अंदर था। मोहनजोदड़ो के अंदर महान स्नानागार को देखिए किस पैटर्न पे बनाया गया। चारों तरफ से इसके बोला जाता था कि इसमें तो नहीं दिखाया गया, बट चारों तरफ से इसके बिल्डिंग्स होती थी, घर होते थे। चारों तरफ क्या होते थे? घर होते थे। जैसे सिटाडेल्स में गढ़ के ऊपर बहुत सारे मकान बना दिए गए, उनके बीच में एक बड़ा सा विशाल स्नानागार बनाया जाता था। ये स्नानागार ऐसा ही होता था जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पानी भर दिया जाता था प्रॉपर तरीके से, सीढ़ियों से लोग उतर के आते थे, स्नान किया करते थे। यहाँ पे स्नानागार की एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था ये थी कि हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन का यूज होता था उस समय। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अपने आप में एक इंजीनियरिंग उपकरण है जो उस समय में प्रयोग होगा। हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन का मतलब क्या हो गया कि जितना भी पानी इसमें रुका हुआ है उस पानी को बाहर निकालने के लिए वो कार्य करता था। ठीक है, आपने पंप का वर्क सुना है कभी? जैसे घर में पंप वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, पंप क्या करता है, भरे हुए पानी को बाहर निकालने का काम करता है ना। तो जैसे घरों घरों में कभी पानी भर जाए तो हम लोग पंप का प्रयोग करते हैं, पंप के प्रयोग से बाहर पानी निकाल देते हैं। तो पंप का प्रयोग किया जाता था हाइड्रोलिक प्रेशर पंप के थ्रू, और इससे पानी बाहर निकाला जाता, और इसी के अंदर नए तरीके के पानी को भी एंटर कराया जाता था। जैसे जो फ्रेश वाटर होता था, उस फ्रेश वाटर को यहाँ पे लाया जाता था और यूज वाटर को डे बाय डे तुरंत निकाल दिया जाता था। तो अगर हम स्नानागार की क्वालिटी की बात करें, वाटर कभी वहां गंदा नहीं होता था। आज का स्विमिंग पूल देख लो, है ना, एक जा रहा नहाने तो पता नहीं कितने कितने उसी में नहा ले रहे हैं। ठीक है, और कैसे कैसे नहा ले रहे हैं पता नहीं कैसे नहा लेते हैं। तो स्विमिंग पूल में तो बड़ा अवॉइड करना चाहिए जाना, है ना। पता नहीं कितनी डिजीजेस फैलती हैं उससे, हमें तो पता भी नहीं रहता, और कितने सारे लोग उसका प्रयोग ऐसे करते रहते हैं। यहाँ पे नहीं था ऐसा। ठीक है, यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे अगर ऐसा होता था कि कोई अगर महान स्नानागार के अंदर एंटर करता था तो उसके बाद उस पानी को निकालते थे, डे बाई डे डेली उसको चेंज किया जाता था, और डेली चेंज करके फिर नया पानी डाला जाता था। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि महान स्नानागार का सभी लोग प्रयोग करते थे या सिर्फ उच्च कुल के लोग इसका प्रयोग करते थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला तो आप देखेंगे गढ़ के ऊपर बना हुआ है, सिटाडेल्स में बना हुआ है, तो उच्च कुल के लोग वहां पर निवास करते हैं, सभी उच्च कुल के लोग रहते हैं। सामान्यतः अगर हम लोग बात करें तो उच्च कुल के लोग इसको यूज करते थे महान स्नानागार को। बट क्या कभी भी निचले लोग यूज नहीं करते थे, निचले स्तर के? ऐसा नहीं कह सकते हम। कभी कभी जब ओकेजन होता था, कोई ऐसी कोई सभा होती थी, कोई बड़ा सा विशाल अगर किसी भी तरीके का कोई मेला या आयोजन होता था, उस समय में विशेष तौर पर ये लोग इस तरीके का यूज किया करते थे। तो पब्लिक के लिए उस समय ओपन बात होता था कि लोग आ सकते हैं, आके इसको यूज कर सकते हैं। वरना नॉर्मली किसके लिए बनाया गया था? ये सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए बना है। तो ये सब इसकी खासियत है, और इसका स्ट्रक्चर आज के समय में देखिए ऐसा कुछ हो गया, वरना उस समय तो और ज्यादा खूबसूरत रहा होगा। इस तरीके की चीजें, ये सब चीजें आप देख सकते हो आज के समय में, जो छोटे मोटे पॉन्ड्स बने होते हैं या स्विमिंग पूल बने होते हैं, उसमें अक्सर ये दिखाया जाता है। अगर आप कभी लखनऊ गए होंगे तो लखनऊ के अंदर आपने देखा होगा घंटाघर एक जगह है, क्लॉक टावर। क्लॉक टावर में एक जगह बनी हुई है इसी तरीके की, सेम ऐसे ही बना हुआ है, सीढ़ियां बनी है, सीढ़ियों से नीचे उतरोगे, नीचे उतरने के बाद में इसी तरीके का पॉन्ड देखोगे वहां। ठीक है, तो इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर की झलक वहां पे दिखाई देती है। सेम तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत झलक यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है,
तो ये स्नानागार था, ठीक है। अन्न भंडार की बात अगर हम लोग करें तो अन्न भंडार भी इस तरीके का था यहाँ पे कि उसको काफी ज्यादा वायु से या फिर एयर कनेक्शन के तहत बनाया गया था कि भाई एयर में ओपन तरीके से तमाम अन्न रखे जाए, अनाज सारा कैसा रखा जाए, ओपनली रखा जाए, जिससे वो सड़ने से बच सकता था। अगर आज के समय में आप भंडार देखोगे जहाँ पे अनाज रखा जाता है वो गोदाम होते हैं, उन गोदामों में क्या करा जाता है, दरवाजे बंद करके लिंटर लॉक करके पूरी तरीके से क्लोज कर दिया जाता है, ये तो करा जाता है, जिससे सामान का या अनाज का वहां पे सड़ना बहुत आम होता है, बहुत नॉर्मल होता है। और अनाज ऐसे रखे 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 कितना क्विंटल हमारे यहाँ बर्बाद होता है। लेकिन पहले उन्होंने ओपन व्यवस्था एक लागू करके रखी थी। अन्न भंडार होते थे, ब्लॉक्स होते थे, उनके अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स में रखे जाते थे और उनको ओपन एयर में रखा जाता था। तो सर फिर पानी से कैसे बचाते थे, बारिश भी होती होगी, बारिश में भी तो अनाज सड़ सकता है, बारिश वगैरह से कैसे बचाते थे, बारिश के लिए अलग से व्यवस्था होती थी। जब ऐसा मौसम होता था, बारिश वगैरह का मौसम होता था, तो जैसे आप आज के समय में तिरपाल देखते हो, तिरपाल से छा दिया जाता पूरा इलाका, उस समय में अन्नागार को ऐसे छा दिया जाता था। वरना ज्यादातर समय में ये लोग क्या करते थे, अन्नागार के अंतर्गत हम लोग एक चीज बहुत कॉमन देखते हैं कि ये लोग ओपन रखते थे उसको, ठीक है। तो ओपन तरीके का देखने को मिलता है, इसका भी एग्जाम्पल होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे। अन्नागार का एग्जाम्पल नीचे आएगा कहीं शायद, क्योंकि अभी एक बार और इसके बारे में बताया गया है। ये सब एग्जाम्पल है इसके, कहाँ रह गया, हो सकता है ऊपर निकल गया। बट क्या होता था, ब्लॉक्स में कुछ इस तरीके से मैं बता देता हूँ कैसे इसका विभाजन होता था। ब्लॉक्स में कुछ उसका विभाजन होता था, उस विभाजन के तहत उसको बनाया जाता था। ठीक है, इसको यहीं पे समझ लो ऐसे करके। ये जैसे मैंने मान लिया एक हॉल है, हॉल तरीके का है और ओपन हॉल होता था। उस ओपन हॉल में क्या करते थे, ये इस तरीके से एक ब्लॉक बना देते थे, फिर उसके बाद में इस तरीके से दूसरा ब्लॉक बना देते थे, सेम इस तरीके से तीसरा ब्लॉक बना देते थे। इसके आसपास में भी ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बनते थे जहां पे जगह इनको इस तरीके की चाहिए होती थी, ठीक है। इन ब्लॉक्स के आधार पर यहाँ पे निकासी रहती थी कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी चीज है तो वो यहाँ निकासी के तहत निकल जाए। ये सब निकासी रहती थी बीच बीच में, और एक ब्लॉक्स रहते थे। इन ब्लॉक्स में अलग अलग तरीके से अनाज का पूरा पूरा भंडार दिखाई देता था। बड़े बड़े ईंटों से चारों तरफ से चुन के इस तरीके से इसको बना दिया जाता था, और ऐसे बन के ओपन होते थे। इनके ऊपर कुछ नहीं होता था, ऐसा नहीं था कि लिंटर विंटर जैसे आज के समय में देख लेते डाल दिया जाए, नहीं होता था। इनको ओपन रखा जाता था, ओपन रखा जाता था क्योंकि एयर कांटेक्ट में हमेशा बने रहे। एयर कांटेक्ट में बनाए रखने के लिए इनको रखा जाता था। और जब बारिश या फिर ऐसा कभी भी मौसम लगता था कुछ ऐसा, तो ये तिरपाल जैसी चीज होती थी, उसको प्रयोग में ले आते थे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। और अगर बात करें हम लोग अन्न भंडार के बाद में, तो जैसे यहाँ पे तीसरी है स्तंभों वाला सभा भवन, ठीक है। स्तंभों वाला सभा भवन बेसिकली जो था, इसको बोला जाता कि 5 की पंक्तियों में और 20 स्तंभों के साथ में इस स्तंभ हॉल को बनाया गया था। 5 लाइनें होती थी इस तरीके से और 20 स्तंभों के साथ में उसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। इसको बना के गया था। इस पे एक बड़ी सी छत भी थी, इस तरीके का छत भी बनाया गया था, फ्लोर भी बनाया गया था, ठीक है। और इसको बनाने का कारण ये था कि यहाँ पे मीटिंग्स होती थी। बड़े बड़े जो अदालत अपने फैसले आज के समय में सुनाती है, न्याय के लिए सुनाती है। अगर किसी ने कोई गलती करी, किसी का फैसला सुनाना है, या कभी भी आपसी मीटिंग करनी है कि हमें अपनी सभ्यता को और आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या होता था, स्तंभों वाला सभा भवन होता था। इसका तो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, ठीक है। ये है, ठीक है, स्तंभित, मतलब इतना ही बचा है, अब क्या करा जाए, तो वही लिख रहे हैं लोग, ठीक है। वरना तो ये स्तंभ होते थे, ये सब स्तंभ थे इसके, ये जितने भी है ये सब 20 स्तंभों के तहत बना गया था। 5 ब्लॉक ये ब्लॉक थे इसके, जो ये ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लॉक्स हुआ करते तो ऐसे करके बना हुआ था प्रॉपर तरीके, छत वगैरह सब थी इसके अंदर, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो जस्ट इसके बगल में आपको सिटाडेल्स भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो ऊंचे ऊंचे भवन भी इस साइड में, तो ये सब भी दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके का यहाँ पे दिखाई देता। तो स्तंभित सभा हॉल था इस समय में यहाँ पे, जिसको हम लोग बेसिकली इस कार्य के लिए जानते हैं। तो ये भी उसके आर्किटेक्चर का एक बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे उस तरीके की चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। अब मोहनजोदाड़ो में भी अगर मिला है अन्न भंडार, तो
हड़प्पा में भी एक अन्न भंडार मिला है, दोनों जगहों में मिला है। दोनों जगह की अगर हम बात करें थोड़ा बहुत, तो डिफरेंसेस ये है कि मोहनजोदाड़ो के गढ़ टीले में अन्न भंडार थे, गढ़ के अंदर होते थे अन्न भंडार वगैरह, वहां पे देखा जाता है। और ईंटों के 27 ब्लॉकों में डिवीजन किया गया था। जैसे मैंने अभी बताया था ना अन्न भंडार को कैसे ब्लॉक्स में रखा जाता था, ऐसे टोटल कितने ब्लॉक्स थे? 27 ब्लॉक्स इसमें हुआ करते थे, जो यहाँ पे बताए गए। ठीक है, तो ये इसके तरीके से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे दिखाया जा रहा है चबूतरों की एक श्रृंखला थी जो 6 भंडारों की 2 पंक्तियों के आधार पर बनी थी। डिफरेंस ध्यान रखिएगा, मोहनजोदाड़ो का 27 ब्लॉकों में दिखाई देता है, और यहाँ पे हम लोग बात करें हड़प्पा का, ईंटों से बने चबूतरे थे पहले, उनकी फिर एक श्रृंखला थी, चबूतरों को बनाया गया, फिर उनकी एक सीरीज बनाई गई, और उसके बाद उसमें 6 अन्न भंडारों की, टोटल कितने? 6 अन्न भंडारों की 2 पंक्तियां, सिर्फ 2 लाइनों में पूरे 6 अन्न भंडार बना दिए गए। तो अगर हम देखें विशाल तौर पर, तो हमें दिखाई देता है हड़प्पा का एक बड़ा अन्न भंडार रहा होगा। ठीक है, दक्षिण में इसमें गोलाकार ईंटों से बने चबूतरों की पंक्तियां भी मिली है। अगर हम इसके दक्षिण के इलाके की बात करें तो हमें ये भी पता चला कि चबूतरों की भी कई तरीके की पंक्तियां, जिसके ऊपर पहले चबूतरे बनाते थे, चबूतरों के ऊपर फिर ब्लॉक्स बनाते थे, उनकी पंक्तियां बनाते थे, और वहां पे हमने क्या देखा? डायरेक्ट पंक्तियां बना देते थे, जमीन के ऊपर ही, चबूतरे बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये डिफरेंसेस दोनों में है, ये डिफरेंस दोनों में देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आप देख सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज में हम लोग और भी चीजें देखें जो ऊपर से देखते चले आए। उसमें निचले शहर में अलग अलग आकार के घर थे, ऑब्वियस सी बात है सब एक जैसे तो नहीं होंगे, सब अलग अलग तरीके के होंगे। ठीक है, अमीर और गरीब के बीच वर्ग भेद मौजूद था, बिल्कुल था, अमीर और गरीब के बीच में था, जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अमीर और गरीब के बीच में वर्गभेद था। जैसे मैंने बोला, अमीर लोग सिटाडेल्स गढ़ों में रहते थे, गरीब लोग निचली जगहों पे रहते थे। और निचली जगहों पे भी क्या था? अमीरों के पास निजी कुएं और शौचालय अपने खुद के हुआ करते थे। ठीक है, मतलब सबके घरों में खुद का कुआं होता था और खुद के शौचालय भी हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें आज के समय में, कुछ समय पहले तक अगर आप लोग को याद होगा, जिनके घरों के बाहर में नल होता था, या फिर कुछ चीजें अगर आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछना कभी जाके, जिनके घर के बाहरों में नल होता था, अपना सरकारी नल नहीं, सरकार एक लगवाती थी वो अलग, जिनके घर के बाहर अपना नल होता था वो लोग कहलाते थे कि हाँ यार थोड़े संपन्न लोग अपना नल लगवा लिया, क्योंकि उसकी बोरिंग होती बहुत बड़ी, बोरिंग के बाद में उसके बाद में उसमें से काफी ज्यादा लंबे पाइप लगवाने पड़ते हैं। तो ये काम नॉर्मल सामान्य लोगों का नहीं था, तो मिडिल क्लास के लोग जल्दी लगवा नहीं पाते थे, तो अमीर वर्ग के लोग ही अपने घरों में नल लगवाते थे या घरों के बाहर नल लगवाते थे। तो ये तो सभ्यता की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत झलक हम आज भी देखते चले आए, है ना। तो ऐसा कुछ होता था, तो ये अमीरों और गरीबों में भेद बताता था कि अगर जिसके घर के में कुएं हैं खुद के, तो वो लोग क्या होते थे? अमीर वर्ग के, और जिनके खुद के शौचालय हुआ करते थे वो सब लोग अमीर वर्ग के लोग होते थे। ठीक है, अभी ये भी बड़ा एक्सप्लेन करा गया शौचालय के बारे में भी, किस तरीके के वो होते थे, क्योंकि भाई आर्किटेक्चर का पार्ट है, एक्सप्लेन करा जाएगा, उसको भी समझना भी। ठीक है, यहाँ पे खिड़कियां जो थी बेसिकली मुख्य सड़क की ओर नहीं खोलती थी, जैसे मैंने बताया, है ना। प्रवेश द्वार या फिर खिड़कियां जो होती थी मुख्य बगल जो है द्वार से नहीं खोला करते थे। कभी कभी बच्चे नालायक खिड़कियों में से कूद के बाहर निकलो, है ना, तो साइड से खोलो, है ना, ये रिस्क लेने का नहीं बिल्कुल भी, तो साइड से खोलने की ये लोग बात किया करते थे। ठीक है, अधिकांश इमारतें में बड़े बड़े वेंटिलेशन, उचित वेंटिलेशन की जिम्मेदारी दी गई थी, होते थे। एग्जाम्पल देखिए आप, है ना, ये एग्जाम्पल है इसका। इस एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे कितने व्यवस्थित तौर पर ग्रिड पैटर्न पे मकान बनाए गए थे। आज की काशीराम कॉलोनी देखिए, देखिए, है ना, कई जगह देखी होगी काशीराम कॉलोनी, कुछ उसी तरीके से ये दिखाई नहीं देता आपको। ठीक है, हर एक जगह पे उचित वेंटिलेशन के साथ फ्रंट का लोकेशन दिया था, जहां पे बढ़िया से वेंटिलेशन हुआ करता था। सीढ़ियां गई थी ऊपर से सीधा सीधा जाने के लिए, और ये सब ईंटों के बने हुए मकान है जिसमें जिप्सम का प्रयोग पर्याप्त तौर पर किया जाता था। तो ये एक अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो आप कि किस तरीके से उस समय की बिल्डिंग्स को बनाया जाता था। अगर कोई बढ़िया बिल्डिंग्स मिलती थी तो इस तरीके की बिल्डिंग्स भी हमें वहां पे मिली है। ठीक है, इसका ये 3D पैटर्न खोजा गया। 3D पैटर्न इसलिए क्योंकि हमने क्या बोला, ज्यादातर तो गिर चुके, पता तो है नहीं कि कैसे होते थे कैसे नहीं, लेकिन हमने संभवतः एक आधार पर लॉजिक लगाया कि हाँ ऐसा एक पैटर्न हो सकता है, तो उस पैटर्न के आधार पर ये सब चीजें होती थी। तो ये एग्जाम्पल है, तो उस तरीके की चीजें होती थी। सबसे ऊपर जाके बच्चे खेला करते थे, है ना, ये तो ऐसे ही होता था। आवास पैटर्न देखिए, बेसिकली रहने वाले जो है उसमें कह सकते हैं हम लोग कि
जो केंद्रीय तौर पर एक आंगन होता था और चारों तरफ कमरे होते थे। अगर एक घर बना हुआ है तो उस घर में बीच में क्या होता था, एक आंगन होता था, चारों तरफ कमरे। आज भी जाओगे गाँवों के अंदर, है ना, गाँव वगैरह में जो मकान होते थे आज भी यही होता है कि बीच में आंगन होगा और चारों तरफ कमरे होते थे, रूम्स होते थे, चारों तरफ रूम्स को रखा जाता था। तो आंगन और रूम्स इस समय में यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये प्रतीत भी होता है कि नागरिक जो इस समय के थे, ज्यादातर जो औसत लोग रहा करते थे वो सब निचले शहरों के मकानों में रहा करते थे। घरों के आकार में भिन्नता भी होती थी, सारे घरों के आकार समान नहीं होते थे, सेम नहीं होते थे, सब में अलग अलग डिफरेंसेस भी होते थे, भिन्न भी होते थे, सब एक समान के नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो ये कई सारे एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। बड़े घरों की बात करें अगर तो चौकोर आंगन जिसके चारों तरफ कई कमरे होते थे, कहीं कहीं तो ऐसा भी दिखाई देता कि 12-12 कमरे भी दिखाई देते हैं। अक्सर हम लोग 4-5 कमरों का एग्जाम्पल मान सकते हैं, लेकिन ऐसा भी होता था कि 12-12, 14-14 कमरे भी उस समय में वहां पे दिखाई देते थे, ठीक है। बड़े घरों के साथ में क्या होता था, निजी कुएं भी होते थे, निजी स्नानागार भी होते थे और निजी शौचालय की भी व्यवस्था की गई थी। ऐसी चीजें भी यहाँ पे की गई थी, ठीक है। तो ये सब है बड़े घरों से जुड़े या फिर दरवाजे खिड़कियों के तौर पर ये सब चीजें आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। रसोई घर होता था, ठीक है, रसोई घर भी देखने को मिला इस समय में। जैसे आज के समय में भी रसोई घर होते हैं, वहां पे भी रसोई घर होते थे। बस यहाँ पे एक चीज ये होती है कि इंडोर और आउटडोर रसोई घर, दोनों तरीके के रसोई घर यहाँ देखने को मिले। इंडोर का मतलब घर के अंदर भी रसोई घर होते थे और यहाँ पर घर के बाहर भी रसोई घर होते थे। मतलब घर का एरिया खत्म होने के बाद में भी रसोई घर के बाहर भी होता था। उसके पीछे कारण बहुत बढ़िया था इनका। कारण ये था कि अगर गर्म मौसम होगा, जब गर्मी ज्यादा होगी तो बाहरी रसोई घरों का यूज किया जाएगा, ठीक है। देखते नहीं घर में रसोई घर हो, गर्मी ज्यादा होती है तो फिर पूरे घर में घुटन गर्मी ये सब होना शुरू हो जाती है, तो ये इस व्यवस्था का भी ध्यान रखते थे, ठीक है। और अंदर के जब गर्मी ज्यादा नहीं होगी, मौसम ठंडा होगा, ऐसे समय में भाई अंदर के रसोई घर यूज करे जाएंगे। और ऐसी व्यवस्था कुछ आज के समय में गुजरात के इलाकों में कुछ ग्रामीण घर हैं, वहां आज भी देखी जाती है। उनके यहाँ भी दो आज के समय में रसोई घर होते हैं, कुछ अंदर होते हैं कुछ बाहर होते हैं। और कारण उसके पीछे यही है कि भाई मौसम का जो टेम्परेचर है उस तरीके के टेम्परेचर को वैसा ना बन जाए, उससे बचने के लिए ये ऐसे रसोई घर बनाया करते थे, ठीक है। सीढ़ियां, जैसे अभी हमने देखा मकान बना हुआ था, सीढ़ियां भी मौजूद होंगी, ऑब्वियस सी बात है, वहां दिख भी रही है हमें, है ना। सीढ़ियों के अवशेष है, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाते हुए वो अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है। या फिर उससे भी ऊंची कई दीवारें हैं, कई बिल्डिंग्स हैं जो कि हमने वहां पे देखी है। और ये पता कैसे चला, जैसे मैंने बोला ना, उन्होंने 3D स्ट्रक्चर बनाया। 3D स्ट्रक्चर उन्होंने जब बनाया तो उसके पीछे कारण क्या रहा होगा, इन्होंने देखा होगा दीवारें बहुत मोटी मोटी बनी है नीचे स्तर वाली, क्योंकि अब सिर्फ एक मंजिल बचा हुआ है, वो भी बचा नहीं बचा, वो भी गिर चुके हैं कई सारे। तो उसकी दीवारें इतनी मोटी होती थी, उन दीवारों से इन्होंने क्या करा, एक लॉजिक लगाया होगा कि इतना मोटा दीवारों को क्यों बनाया होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक और बिल्डिंग बनाई गई होगी, है ना, और फिर उसके ऊपर शायद एक और बनाई गई होगी। उससे इन्होंने अंदाजा लगा लिया शायद कि दीवारें इतनी मोटी इसलिए बनाई गई क्योंकि उसमें कई सारी मंजिलें हुआ करती थी, ठीक है। मंजिलों के बारे में तो इतना नहीं पता कितनी होती थी, कैसे होती थी, बट हाँ कई सारी होती थी, ठीक है। छतों का जो साइज था वो लगभग 3 मीटर से अधिक ऊंची होती थी। कितना होता था, 3 मीटर अप्रॉक्स कहीं ना कहीं साइज छतों का हुआ करता था, ठीक है। एवरेज साइज छतों का 3 मीटर तक का होता था, ठीक है। और ये बनती कैसे थी, जैसा कि हम बताते हैं कि कभी कभी लकड़ियों की भी बनाते थे, कभी मिट्टी की भी बना दिया करते थे, मिट्टी के हिसाब से बना दिया करते थे, और कभी कभी ईंटों का भी प्रयोग दिखाई दिया है, ठीक है। तो दरवाजे और खिड़कियों की बात करें, घर के दरवाजे खिड़कियां, ठीक है, लकड़ी और चटाई से बने होते थे। चटाई जैसे आज के समय में कुछ लोग क्या करते हैं, खिड़कियों के ऊपर चटाई डाल देते हैं, है ना, ऐसा होता है, या मेन डोर के ऊपर चटाई डाल देते हैं। जो कल्चर बहुत पुराना था वो आज के समय में आज फैशन के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। उस समय में वो लोग चटाई वगैरह जब डाला करते थे तो वो खिड़कियों में या उससे प्रोटेक्शन के लिए डाला करते थे, दरवाजों में या उस जगह पे, तो ये उसके प्रोटेक्शन के तौर पर डाला करते थे। तो खिड़कियों में लकड़ी और चटाई का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। खिड़की बनी किससे होती थी, लकड़ी से बनी होती थी, और उसको कवर करने के लिए क्या डाला जाता था, वहां पे चटाई डाल दी जाती थी। तो चटाई वगैरह का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था, ठीक है। घर के जो प्रॉपर तरीके के मिट्टी के ही बेसिकली बने होते थे। खिड़कियों में शटर भी लगे होते थे, ठीक है, शटर वगैरह का भी प्रयोग किया गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता की खिड़कियों में शटर भी लगे होते थे, तो आप लोग इसको गलत शायद कर दोगे, है ना। क्यों गलत कर दोगे, शटर वटर तो इस समय में जानते भी होंगे, ये लोग नहीं जानते होंगे, क्या पता, है ना। तो हम लोग की एक इमेजिनेशन पावर वो बनी हुई है उस चीज को लेके कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफी कम जानते होंगे, इस बारे में बहुत ज्यादा शायद वो ना जानते हैं,
है ना, कम ही जानते होंगे, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे लोग शटर वगैरह के बारे में भी जानते थे। ठीक है, और नक्काशीदार संगमरमर और जालीदार पत्थरों के कुछ टुकड़े भी इस समय में मिले, जिनसे पता चलता है कि यहाँ पे इमारतों में या यहाँ की बिल्डिंग्स में उन तरीके की चीजों को प्रयोग किया गया होगा। तो शटर भी याद रखिएगा, और ये नक्काशीदार संगमरमर और जालीदार पत्थर भी याद रखिएगा, उस समय में इसके भी प्रमाण कहीं कहीं पे देखने को मिले। ठीक है, शौचालय के बारे में ये वर्णन दिया गया कि शौचालय जिस तरीके से आज के आप मॉडल देखते हो, उसमें क्या होता था, ये लोग शौचालय में क्या करते थे, गड्ढा करा, और गड्ढे के बाद में उसके अंदर आज के समय में सीट देखते हो आप, सीट लगा दी जाती है। ये सीट नहीं लगाते थे, ये बड़ा सा बर्तन लाते थे। ठीक है, जैसे बर्तन नहीं होता कि जैसे आप मान लो कि भगवाना हो गया, ठीक है, भगवाना हो गया बड़ा सा, ठीक है, या फिर कह सकते हो आप कि बड़ी सी कह सकते हो जो कढ़ाई होती है, कढ़ाई वगैरह हो गई, ठीक है, पतीली हो गई, पतीला वगैरह जो होती है, उसको रखा करते थे। उसके नीचे जैसे गमले में नहीं छेद कर देते हम लोग, काट के तोड़ के, है ना, वैसे उसके अंदर छेद कर देते और उसको लगाया करते थे। तो ये अलग ही तरीका था उनका, उस तरीके का एडवांस तौर पर उसको प्रयोग किया करते थे भाई। और शौचालय कुछ इस तरीके के बने होते थे। ठीक है, तो शौचालय बेसिकली घर के बाहर ही एरिया में बने होते थे, उनको वहीं पे प्रयोग किया जाता था, और ये कुछ अलग स्ट्रक्चर के तौर पर यहाँ पे दिखाई देते हैं हमें। तो अमीर लोग ही थे जिनके घरों के बाहर शौचालय होते थे अक्सर, गरीब लोग या फिर निचले तबके के लोगों के घर के बाहर शौचालय अक्सर नहीं हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि सबके अपने अपने पर्सनल थे, अपने खुद ही बनाया करते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये तमाम चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, गांवों में जो घर थे ज्यादातर कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, ये सब तो पता ही है। कस्बों और शहरों में है ना, धूप से सुखाई हुई या पक्की ईंटों से इमारतें बनाई जाती थी। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में पक्की ईंटों का ही इस्तेमाल हुआ है, और कालीबंगों में मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कालीबंगा के अंदर ध्यान रखिएगा, मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो पक्की ईंटों के लिए जाना जाता है, इसलिए हम उसको जानते हैं। ठीक है, और कच्छ और सौराष्ट्र की बात यहाँ पे दी गई, जैसे गुजरात के इलाकों में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, वहां पाया जाता है कि वो चट्टानी क्षेत्र में पत्थर का बहुत प्रयोग होता था। पत्थर का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ, वहां पत्थर की मूर्तियां बनती थी, पत्थर से ही ज्यादातर वो बिल्डिंग्स में भी पत्थर को यूज किया करते थे। तो पत्थर का बहुत ज्यादा उपयोग हमें गुजरात के इलाके में, कच्छ या सौराष्ट्र जैसे इलाके में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में ये एक शैली ये भी है, ईंट बिछाने की जो शैली थी, जिस तरीके से ईंटें लगाई जाती थी, उसकी शैली कुछ अलग थी, इस तरीके की शैली थी। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो ऊपर का ब्लॉक आपको दिखेगा हाफ हाफ टूटी हुई ईंटों का, जो आधी ईंटें तोड़ दी जाती हैं, और नीचे का ब्लॉक आपको पूरी ईंटों का दिखाई देगा। ऐसे ईंटों को फंसाने का कार्य किया जाता था। इससे क्या होता था, मजबूत बिल्डिंग क्रिएट होती थी। ईंटें, इससे छोटी ईंटें और बड़ी ईंटें दोनों को मिला के फंसा के फिर बिल्डिंग को बनाने का प्रयोग किया जाता था। आज आप मिस्त्री से कह के तो देखो ये बात, ठीक है, या तो मकान छोड़ के भाग जाए, खुद बना लो फिर, ठीक है, या तो हम बनाएंगे नहीं, है ना, किसी दूसरे मिस्त्री को ले आओ, तो वो कभी भी आपके अनुसार बिल्डिंग ऐसे बनाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है इसमें कितना समय लग जाएगा। पहले ईंटें तोड़ तोड़ के एक पूरा फ्लोर बनाओ, उसके बाद में फिर पूरी सारी ईंटें उसके नीचे लगाओ, फिर नीचे फंसाने के लिए फिर ईंटें तोड़ो, तो इसलिए उसे बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, उन्हें तो मिल जाए और बड़ी ईंट लगा दें, ठीक है, और उन बड़ी ईंटों से पूरा का पूरा निर्माण कर दे, है ना। तो वो ऐसा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये मजबूती दिखाती है उस समय की कि वो इतना समय, आप सोचिए 2350 ईसा पूर्व की हम लोग बातें कर रहे हैं, मतलब 2300 साल उधर हो गए और लगभग 2025 साल इधर हो गए, 4500 साल की बात हो गई है। और आज भी हमें वो बिल्डिंग्स कहीं ना कहीं टूटी फूटी ही भले दिखाई देती हो, लेकिन दिखती है ना। इतनी पुरानी बिल्डिंग्स आज के समय में भी अगर हैं शेष, तो कुछ ना कुछ मजबूतियां रही होंगी जिसकी वजह से वो शेष रही होंगी। इस पैटर्न को बोला जाता है इंग्लिश बॉन्ड शैली। ध्यान रखिएगा, ईंटें बिछाने की जो शैली थी वहां पे, उस शैली का नाम था इंग्लिश बॉन्ड शैली। उस शैली का नाम हमने बताया, जैसे छोटी ईंटें बड़ी ईंटें दोनों को मिला के फंसा के ही प्रयोग करने का यहाँ पे चलन वहां पे देखा जाता था। तो ईंटें बिछाने की एक तरकीब थी, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, ईंटों के औसत आकार में एक रूपता दिखाई देती है। ठीक है, एक रूपता कैसे दिखाई देती है कि घरों के लिए जब भी ईंटों का इस्तेमाल होता था तो वो इस आयाम में बटी हुई थी, मतलब 7x14x28 सेंटीमीटर की ईंट होती थी। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से ईंट का विभाजन किया जाता था। ईंट कैसे होगी, 7x14x28 के आकार की ईंट हुआ करती थी। शहर की दीवारों के लिए, ये घरों की दीवारों के लिए यूज होती थी ईंट, उसका आकार था। शहर की दीवारों के लिए जो ईंट यूज होती थी वो 10x20x
40 की हीट यूज होती थी। ठीक है, इसमें आपको रेशियो का अगर मैं बात करूं तो रेशियो दिखाई दे रहा होगा 1:2:4 का, ऐसे तो दिखाई दे रहा है ना, 1:2:4 का दोनों में दिखाई देता। तो अगर हम लोग बात करें तो रेशियो का विभाजन कैसा किया गया है, 1:2:4 का। तो समान रूप से विभाजन था, ईंटों की चाहे मोटाई हो, चौड़ाई हो, चाहे लंबाई हो, उसका अनुपात कैसा था, 1:2:4 में ही हुआ करता था। ठीक है, ये रेशियो आंकड़ा जरूर ध्यान रखिएगा। घरों के लिए 7, 14 और 28 और शहर की दीवारों के लिए 10, 20 और 40 का यूज किया जाता था। ये उस समय में वहां पे इस तरीके का यूज किया जाता था। ठीक है, जल प्रबंधन प्रणाली जैसा हमने बात कर ली अभी, जल निकासी प्रणाली कैसी थी, निकास अच्छे से होता था, प्रॉपर तरीके से, सीवेज वीवेज सिस्टम सब दिखाई देता है यहाँ पे, बढ़िया तरीके से पाइपलाइन दिखाई देती थी। ठीक है, जल निकासी प्रणाली में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो छत पे पानी जमा होता था वो नीचे तक कैसे आता था। जैसे आज के समय में पाइप लगे होते हैं, है ना, पाइप वगैरह प्लास्टिक के पाइप होते हैं, कहीं लोहे के पाइप होते हैं, आप लोग देखते हो तो वो पाइप लगे होते हैं। उस समय में पानी कैसे नीचे गिरता होगा, क्या ये ओपन छोड़ देते होंगे और नीचे गिर रहा होगा, ऐसा नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे, मिट्टी के बनाते थे, वो पाइप्स जो होते थे मिट्टी के आकार के बना देते थे, उसमें कहीं कहीं जिप्सम का भी प्रयोग दिखाई देता था। मिट्टी के पाइप्स बना के नीचे ढाल दे दिया करते थे, जिससे ऊपर का रुका हुआ पानी सब नीचे आके पाइप के थ्रू नालों में निकल जाता था। तो जल की निकासी की प्रणाली देखिए, बहुत ही सीमित संसाधन थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास में। सीमित संसाधन की बात करें, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके पास में प्लास्टिक पाइप वाइप नहीं है फॉर एग्जांपल, जैसे आज के समय में हमारे पास। लेकिन उसके बाद में भी उनकी सोच को सलाम कि वो लोग क्या करते थे, अगर किसी भी चीज की समस्या होती थी उसको ढूंढना, उसको आसान करना उन्हें आता था, है ना, कि पानी अगर छत पे जमा हो रहा तो उसके लिए भी उन्होंने एक पाइपलाइन लेके रखी हुई है। वो भले से मिट्टी से बनानी पड़े, उसको पक्का करके बनाना पड़े, वो उसी को बना के उससे पाइपलाइन से पानी निकाल दिया करते थे। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ज्यादा मिट्टी का प्रयोग इस समय में दिखाई देता है। और जल निकासी प्रणाली इस समय की अच्छी थी। ठीक है, टेराकोटा की नाली की पाइपें होती थी, है ना, टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी को बोलते हैं, है ना, कच्ची मिट्टी को तो नहीं यूज कर सकते, पानी के साथ धुल जाएगी। तो वो लोग क्या करते थे, मिट्टी को पकाते थे, पका के फिर उन नालियों को बनाया करते थे और ऐसे नालियां बना करते थे। ठीक है, तो ये तमाम तरीके की चीजें ऐसे दिखाई गई हैं। और ये इसके देखिए शौचालय की भी जल निकासी कुछ इस तरीके से होती थी। ये देखिए पानी यहाँ से जाता था और ये टैंक बनाया गया था, सीवेज जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाया गया था और इसको आराम से जो ऊपर का ढक्कन है वो आराम से हटा दिया जाता था और डेली सफाई के लिए यूज किया जाता था। डेली ये लाइन थी और इसी लाइन से पानी जाता था और डेली इसको सफाई के लिए यूज किया जाता था। ऐसी ऐसी लाइनें हमें वहाँ पे दिखाई थी। ठीक है, खोजा भाई, अंग्रेजों ने सब दिमाग लगा लगा के खोजा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नहाना, पानी पीना वगैरह जो भी है वो सब भी दिखाई देता है ना। तो जैसे वहाँ पे हमने देखा स्विमिंग पूल, स्नानागार टाइप की चीजें बनी हुई थी, नहाने के लिए लोग ऐसे यूज करते थे। ठीक है, और पीने के लिए अलग व्यवस्था थी, लोग स्वच्छता की तरफ भागते थे, स्वच्छ पानी को स्टोर करके रखते थे, स्टोर्ड वाटर को पिया करते थे। तो कहीं ना कहीं स्वच्छ पानी को यूज करने का प्रयास करते थे। ठीक है, ये बात स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये संभव है कि बार बार स्नान करने का कोई धार्मिक या अनुष्ठान पहलू भी रहा हो सकता है। पानी के सोर्स नदियां, कुएं और जलाशय या कुंड थे। यहाँ लिखा हुआ है हो सकता है बार बार स्नान लोग इसलिए करते हो कि धार्मिक या अनुष्ठान करने के लिए वो ऐसी चीजें करते हो। ठीक है, बट एक चीज हम पढ़ के आए सिंधु घाटी सभ्यता में कि कोई भी टेम्पल नहीं था वहां, पूजा घर कोई नहीं था, पुरोहित थे नहीं, यहाँ पे पुरोहित भी नहीं, पूजा घर भी नहीं दिखते, पैलेसेस भी नहीं दिखते, बड़े बड़े महल भी दिखाई नहीं देते। तो धार्मिक अनुष्ठान का क्या मतलब है, यहाँ पे लोग अपने अपने अनुसार ईश्वर की पूजा आराधना किया करते थे और उन्हें जो उचित लगता था उस हिसाब से वो अपने ईश्वर को माना करते, है ना। तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान का एक एग्जाम्पल थोड़ा बहुत अगर देखें हम लोग तो कहाँ दिखता है, स्नानागार में, कि भाई शायद धार्मिक अनुष्ठान होता हो, जैसे आज कुंभ का मेला हुआ, लोग जाके डुबकी लगा रहे, तो हो सकता है कि धार्मिक अनुष्ठान उस समय होता हो, लोग जाके महान स्नानागार को सिर्फ इसीलिए यूज करते हो, पब्लिक इकट्ठी होती हो कि भाई आज महान स्नानागार यूज करने का समय, चलो आज अनुष्ठान है किसी तरीके का, तो ये लॉजिक लगाया गया। लेकिन अनुष्ठानों से रिलेटेड कि धार्मिक अनुष्ठान होते थे, इससे रिलेटेड कोई प्रमाण नहीं मिले। तो ये संभव है, इसलिए उन्होंने संभव वर्ड को यूज किया कि बार बार लोग शायद इसलिए यहाँ पे नहाते होंगे या फिर इसका यूज करते होंगे। ठीक है, ईंटों की संरचना की माप दी गई है, ठीक है, वो चीजें दी गई है, सीढ़ियां वगैरह, ठीक है, ये सब दी गई है। ठीक, बाकी तो पानी की निकासी नाले सब एक लाइन में इसको
यूज कर दिया गया, जो हम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ये कुएं होते थे उसमें, आज के समय में कुएं वगैरह भी हैं, यहाँ पे देखने को मिले। क्या हो गया है, गिर पड़ी क्या है? चलो, ये कुएं होते थे उस समय में, कुएं वगैरह की प्रणाली होती थी, कुएं वगैरह देखने को मिलते हैं। समय लोथल में पानी का कुआं देखने को मिला। महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो में इसका एक प्रारूप देखने को मिला है, जैसे हमने उधर मिडवे में देखा था, इधर साइड से देख सकते हो आप कैसे सिटाडेल्स वगैरह सामने से यहाँ दिखाई देते हैं। तो ये महान स्नानागार का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बेसिकली और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, वो भी दिए गए हैं। ठीक है, दो मौसमी नदियां हैं यहाँ पे पॉपुलर थी जो इस समय में, जिससे निकासी वगैरह होती थी या जलाशय के लिए यूज होती थी। ठीक है, मनहर और मानसक। ठीक है, ये दो नदियां हैं। ठीक, यहाँ पे जो वर्षा का पानी था वो बेसिकली यहाँ पे बांध भी दिया गया था और शहर की दीवारों के बड़े जलाशयों की तरफ इसको ले जाया जाता था। इसी पानी को ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहीं से यूज किया करते थे। ठीक है, तो दो नदियों का नाम भी याद रखिएगा, मनहर और मानसक, दो नदियां हैं जिनका प्रयोग इस समय में आमतौर पर होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, बाकी डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड का तो मतलब समझते ही होंगे आप लोग, क्या होता है? ये जलाशय है, जैसे उन नदियों से मिला के जलाशय को पानी स्टोर करने की एक जगह बना दिया गया, बांध बना दिया गया था, है ना, नदियों से बांध बनाए जाते थे, उसका एक एग्जाम्पल है। और ये था वहां का लोथल डॉकयार्ड, ये डॉकयार्ड का एग्जाम्पल है। डॉकयार्ड का मतलब बंदरगाह, बेसिकली बंदरगाह भी इस समय में, तो इससे एक एग्जाम्पल ये माना जाता है कि बंदरगाह उस समय में हुआ करते थे, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, उनके साथ में लोग भाई नाव या फिर कहीं ना कहीं जहाजों के माध्यम से व्यापार किया करते थे। ठीक है, तो लोथल में एक डॉकयार्ड मिला, बाकी कहीं डॉकयार्ड नहीं मिला। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की तमाम साइट्स के अंदर सिर्फ कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। तो लोथल में व्यवसाय के प्रमाण दिखाई देते हैं वहां के बंदरगाह की वजह से या वहां के डॉकयार्ड की वजह से, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को बोला भी था, मेलुहा जाना जाता था, मेलुहा के नाम से लोग बोलते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेलुहा करके जाना जाता था। कौन लोग बोलते थे? मेसोपोटामिया के लोग बोलते थे। मेसोपोटामिया में कई सारी मोहरें भी मिली हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। उससे क्या पता चलता है? यहाँ के लोग मेसोपोटामिया भी जाते होंगे, तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि वहां के लोगों के साथ व्यापार, यहाँ के लोगों के व्यापार अच्छे हुआ करते थे, तो व्यापार के तौर पर इसको देखा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए जो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा की साइट्स हैं बहुत सारी, आपने बहुत सारी सुन रखी हैं और उसके बारे में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ भी रखी है कि अगर जैसे मैं हड़प्पा की बात करूं तो पाकिस्तान में रावी नदी और इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं वो नीचे यहाँ पे लिखी है। ये मैंने जब आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था तब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तब आप इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हो, बड़े बड़े शहरों में। लेकिन कुछ नए शहर हैं हमारे पास में, उनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे एक मोहनजोदाड़ो भी है, ये भी सब इसके अंदर भी क्या क्या चीजें मिली हैं वो सब भी आप जानते हो इसके बारे में। कालीबंगा के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में भी आप लोग सब जानते ही जानते हो। लोथल जानते हैं आप लोग, इसके बारे में पता है। रंगपुर, सुरकोटदा, सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? हाँ, कच्छ, गुजरात, अभी पीछे देख के आए हम लोग, है ना। तो सुरकोटदा बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको भी ध्यान रखना है। ऐसी मालवण, मालवण भी कहाँ पड़ेगा? ये भी गुजरात के अंदर ही पड़ता है, गुजरात में, इसको भी याद रखिएगा। मालवण एक जगह जो आपने शायद नहीं सुनी है इससे पहले, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्लेस मालवण भी था, जो कहाँ पे था? गुजरात के अंदर था, जो पॉपुलर किसके लिए था? वहां की नहरों के लिए। तो वहां की नहरों के लिए मालवण एक प्लेस जाना जाता है, क्योंकि आप देखिए रिसेंटली पीसीएस के अंदर या फिर आईएएस के अंदर कुछ नए नए प्लेसेस आते रहते हैं उसके अंदर, है ना। और वो नए प्लेसेस आपके क्वेश्चन बन जाते हैं पीसीएस में ऑब्जेक्टिव टाइप के, कि ये प्लेस कहाँ पे, मैच करिए, मैच द फॉलोइंग में आ गया। तो नाम ध्यान रखिएगा, जैसे मालवण एक प्लेस है, मालवण के अंदर बेसिकली नहरें ज्यादा देखने को मिली हैं और नहरों के लिए जाना जाता था। चन्नूदाड़ो जानते हैं आप, बेसिकली ये भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस था। दायमाबाद महाराष्ट्र के अंदर जानते हैं, सबसे दक्षिणी प्लेस हम लोग कहते हैं। अमरी, अमरी एक जगह है जो आपने इससे पहले नहीं सुनी, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, पाकिस्तान प्रांत में जो सिंध का इलाका लगता है उस सिंध के इलाके के अंदर अमरी है। ठीक है, यहाँ पे गेंडे के वास्तविक अवशेष दिखाई दिए। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन से एनिमल्स थे? उन एनिमल्स में गेंडा भी था, उसके अवशेष कहाँ से मिले थे हमें? अमरी से मिले थे। ठीक है, तो अमरी से याद रखिएगा, कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर एक प्लेस है अमरी, जो हम लोग नए प्लेस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उस प्लेस को हम लोग अमरी बोलते हैं। ठीक है,
बाकी आलमगीर को पता ही है आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पूर्वी स्थल है इसका, ठीक है। रोपड़ पंजाब के अंदर, ये भी आपने सुन रखा है। हरियाणा में बनावली, ठीक है, वो भी जानते हैं आप। धौलावीरा गुजरात वगैरह, ठीक है। राखीगढ़ी, मेहरगढ़, ठीक। कोट दीजी, क्वेश्चन पूछा गया एक बार, ठीक है, रिसेंटली क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, कोट दीजी क्या है, ये पूछा था, बहुत सिंपल पूछ लिया गया था, कोट दीजी क्या है, और आंसर में लिया था क्या सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्लेस है, सिर्फ इतना लिया गया था। अब इसके बियॉन्ड भी जा सकता है, बियॉन्ड जाएगा तो इतना जाएगा कि ये वर्तमान में पाकिस्तान में तो स्थित है ही है, साथ ही साथ में यहाँ से टार, बैल और मातृ देवी की मूर्तियां खुदाई में मिली है, ठीक है। तो बेसिकली कौन कौन सी, बैल, मातृ देवी की मूर्तियां यहाँ से हमें देखने को मिली हैं। टार समझते क्या होता है? प्राकृतिक कोल। हाँ, प्राकृतिक कोल जिसको बेसिकली बोला जाता है, नेचुरल कोल हम जिसको बोलते हैं, वो टार कहलाता है, ठीक है। उस समय में यहाँ से इसका प्राप्त हुआ। तो कोट दीजिए एक इंपॉर्टेंट जगह है जो हमने इससे पहले नहीं पढ़ी थी, आप इसको भी मेंशन कर सकते हो इंपॉर्टेंट प्लेसेस में। एक वहां पे जहाँ पे इस तरीके की चीजें मिली, ठीक है। सुल्तान गैंग रोड तो है ही सबसे पश्चिमी स्थल पाकिस्तान में जिसकी हम बात करते हैं। बालू हरियाणा में, ठीक है, यहाँ पे पौधों के अवशेष मिले, ठीक है। एक प्लेस बालू, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे पौधों के अवशेष मिले, लहसन के भी प्रारंभिक अवशेष यहीं से मिले। इससे पहले लहसन के अवशेष या फिर इस तरीके की बातें जो कुछ अलग होता है वो शायद क्वेश्चन में बन जाता है। लहसन के अवशेष सबसे पहले कहाँ पे मिले? बालू हरियाणा के अंदर ही हमें देखने को मिले, ठीक है। इसके बाद केरल नोधोरो, ठीक है, ये गुजरात के अंदर एक प्लेस है। केरल नोधोरो गुजरात के अंदर एक प्लेस है। यहाँ पे नमक उत्पादन का केंद्र था। क्या था? एक नमक उत्पादन यहाँ पे हुआ करता था, नमक उत्पादन का केंद्र था, ठीक है। भट्टी वगैरह जो होती थी जिसपे हम लोग बेसिकली खाना वाना बनाते थे, जो भी चीजें होती थी, उसके प्राचीनतम साक्ष्य कोटबाला में मिले। कोटबाला पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और ये पाकिस्तान की जितनी भी साइटें आप लोग देख रहे हो ये सब नहीं है आज, इनने सब खो दी, इनके हाथ से वो भी नहीं मिल, खो गया, सब कुछ खो दिया इन्होंने, कुछ बचा ही नहीं। भारत ने प्रोटेक्ट करके रखा है, आज भी कई सारी साइट्स बची हुई है, इनके हाथ से वो भी जा चुकी, इनको तो वो मिलती भी नहीं है। हो सकता है भाई वहाँ का प्रधानमंत्री हाउस उसी में बना, कुछ नहीं पता, ठीक है। थोड़े दिन बाद अवशेष वहीं से निकलना है वहाँ पे, है ना, तो कुछ नहीं पता। वो तो भूल भी गए कि हमारे इस एरिया के अंदर जो है कौन सी सभ्यता थी, ऐसी चीजें वहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो भट्टी का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कोटबाला पाकिस्तान के अंदर मिला है। और मांडा को तो हम लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर, और सबसे उत्तरी स्थल के तौर पर हम इसको देखते हैं, ठीक है। बाकी कुछ जगह जैसे मेहरगढ़ बताइए आपको, देसलपुर गुजरात के अंदर है, ठीक है। देसलपुर गुजरात के अंदर, इसमें से जो जो नहीं पता है वो लिख लीजिए आप लोग, जो जो आपको नहीं पता वो लिख लीजिए। पाबूमठ ये भी गुजरात के अंदर है। शिकारपुर गुजरात के अंदर। ये जो बार बार गुजरात दिखाई दे रहा है ना, ये गुजरात एक्चुअल में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे ज्यादा साइट्स ही गुजरात में है। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा साइट्स कहाँ पाए गए? गुजरात में। इवन ये बोला जाता है कि पूरे 50% से ज्यादा अकेले साइट सिर्फ गुजरात में ही है, बाकी पूरे जगहों पर विस्तार कर दो तो सब में मिला के भी 50% नहीं है, ठीक है। तो गुजरात में सर्वाधिक प्लेस थे, इस वजह से आपको गुजरात दिखाई दे रहा, ठीक है। सनोली यूपी के अंदर है, उड़ान हरियाणा के अंदर, करणपुरा राजस्थान में, और गनेरी वाला पंजाब में। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइट्स हो जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये जो नए नए साइट्स पूछे जाते हैं ना, जिन साइट्स के बारे में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ के तो पूरा आ जाते हो लेकिन नहीं जान पाते हो, वो यहीं से तो पूछे जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन प्राचीन इतिहास का नहीं है, वो क्वेश्चन कहाँ का है? आर्ट एंड कल्चर का है। तो इस वजह से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, वो आर्ट एंड कल्चर के बन रहे हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आपसे अब कुछ भी पूछेगा तो इसमें आपने जितना भी पढ़ लिया इससे बाहर अब कुछ नहीं पूछेगा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में इससे ज्यादा विस्तारित रूप दिया ही नहीं गया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में मेरे ख्याल से पूरा का पूरा और जितना डिटेल में हो सकता था वो सब यहाँ पे, ठीक है। मैंने पहले बोला था फैक्ट ज्यादा है, फैक्ट ज्यादा आएंगे इसके अंदर। फैक्ट को जाके जितना भी अपनी कॉपी में आज नोट किए होगे घर जाके आज ही याद कर लेना, ठीक है। जितना भी है घर जाके याद कर लेना, हो गया ना? ठीक है, ये प्लेसेस है, ये इसका मैप है। और बस थोड़ा सा महत्व की बात कर ले, हड़प्पा काल में वास्तुकला का महत्व क्या है। तो मैप की बात करें, सभ्यताओं की नींव बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं बनी उन सारी सभ्यताओं की एक नींव है,
एक आधार है, वो आधार क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सबसे पहली सभ्यता है और सबसे मजबूत सभ्यता है जिसमें वास्तुकला की नींव पड़ी होगी। तो सबसे पहले वास्तुकला देखी गई है इस समय में, इसलिए बोलते हैं सभ्यताओं की नींव। भाईचारा, भाईचारा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि भाई यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भेद तो है नहीं, कोई धार्मिक उन्माद तो है नहीं किसी तरीके का, ना जाति के आधार पर किसी तरीके का विभाजन है। तो सारे लोग लगभग मिलके रहते थे, हर तरीके के, चाहे अमीर हो गरीब हो, उस बात की भी वो रिस्पेक्ट करके रहते थे। एक गढ़ में रह रहा है और एक निचले शहर में रह रहा है, बट भाईचारा लगातार बना हुआ है। तो वो भाईचारा लगातार यहाँ पे देखने को मिलता है, वो बना हुआ था। शहरी वास्तुकला को एक नया आयाम दिया इसने, नगर नियोजन या फिर जो हम कह सकते हैं कि निकासी, नाली की निकासी या फिर टैंकों का बनाना, सीवर लाइन का बनाना, रोडों का बनाना, इस तरीके के तमाम निर्माण हमें दिखाई देते हैं जो शहरी वास्तुकला के कुछ अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। ठीक है, स्वच्छता का तो बात करेंगे हम यहाँ पे। स्वच्छता का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है ना, बार बार नहाना वहाना जो देख रहे थे हम लोग स्नानागार, है ना, वो एक एग्जाम्पल के तौर पर है। और फिर पानी की निकासी में सीवर लाइन वगैरह का उपयोग करना, ये सब स्वच्छता के प्रमाण है। धर्मनिरपेक्ष रहा है ना, धर्म का किसी तरीके का कोई यहाँ पे है ही नहीं प्रॉब्लम, तो धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं, सेकुलर कह सकते हैं। बाहरी संबंध, हाँ, भारत के इस समय अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी थे, जैसा कि हमने देखा है। मेसोपोटामिया के लोग बोलते थे मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, तो हाँ, और फिर लोथल में डॉकयार्ड भी मिला, तो उससे क्या समझ आता है कि व्यापारी संबंध भी इनके साथ बाहरी लोगों के रहे होंगे। तो ये सब चीजें इस बात को प्रमाण देती है कि ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक सभ्यता ऐसी है जिस सभ्यता ने भारत के अंदर एक नए आयाम और नींव रखी वास्तुकला की। ठीक है, तो वास्तुकला की नींव के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता, अगर हम पूरे आर्ट एंड कल्चर में बात करें तो सबसे बोरिंग टॉपिक था। ठीक है, जो आज खत्म हो गया। ठीक है, तो पूरे के पूरे अगर आर्ट एंड कल्चर में अगर कोई सबसे बोरिंग टॉपिक था तो वो शायद यही था। इसके अलावा कोई बोरिंग नहीं है, क्योंकि अब बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, उसमें बने हुए टेम्पल्स, उनके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, कौन कैसे यूज कर रहा है, वो आप देखोगे उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें जितना भी आपने पढ़ लिया, समझ लिया, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला बोरिंग जरूर है बट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, और जितने भी फैक्ट आपने इससे रिलेटेड यहाँ पे पढ़े, जो भी फैक्ट आपने यहाँ पे लिखे, वो फैक्ट किसी ना किसी तरीके से आपके प्रीलिम्स या मेंस के पार्ट बनेंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी करेंगे डिस्कशन बाद में। ठीक है, कल शुरू करेंगे मौर्य की वास्तुकला। ठीक है, मॉडर्न काल की वास्तुकला की बात करेंगे। हाँ, उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, थोड़ा अच्छा टॉपिक भी है। मौर्य बिहार के लिए कोई भी बिहार पर्सपेक्टिव से ही बता रहे हैं।